हेलो कमांडर्स, वेलकम टू SJPS क्लासेस ऑनलाइन। कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना। वैसे मैं हर रोज पूछता हूँ कैसे हैं आप लोग, लेकिन आप लोग कुछ बताते नहीं कि आप लोग कैसे हैं। सो ठीक है, लेकिन आप लोग अच्छे ही होंगे, आपको पता है। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर 5 से, ठीक है ना। यानी कि देखते देखते हम लोग इस बीच चैप्टर यानी कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन जो हम लोग का चैप्टर उसको भी हम लोग खत्म कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कल जो आपको हम होमवर्क दिए थे उसको हम लोग बात कर लेते हैं। कल आपको हम क्या होमवर्क दिए थे, ठीक है। देखिए, जो पहला क्वेश्चन था कल का, जो पहला यानी कि आपको हम कल का होमवर्क बता रहे हैं, ठीक है ना। कल का जो होमवर्क था उसका आंसर बता रहे हैं कि देखिए, पहला जो क्वेश्चन था वो आप सब तो दिए, ठीक है, लेकिन आप किसी किसी का सही भी था, किसी किसी का गलत भी था, ठीक है। चलिए एक्चुअली में आंसर हम बताते हैं उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या था कि एक 2n सेल है, ठीक है। एक 2n सेल है, उसमें क्रोमोसोम का संख्या 32 है। मतलब 2n मतलब क्या होगा, ये आपका डिप्लॉयड सेल है ना। ये क्या आपका डिप्लॉयड सेल है, इसमें क्रोमोसोम का संख्या कितना 32, विच मींस n इक्वल टू कितना होगा 16 होगा। और कहते हैं हम इसमें डीएनए का अमाउंट कितना होगा 60 पिकोग्राम, है ना। कितना होगा 60 पिकोग्राम होगा। अब सुनिए, हम क्या बोलते हैं कि ये कहानी है आपका जीवन फेज का, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन यही था कि आपको बताना था कि G2 फेज में, आपको बताना था कि G2 फेज में, ठीक है ना, व्हाट इज द काउंट ऑफ क्रोमोसोम एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डीएनए, ये ना बताया था आपको, ठीक है। अब देखिए, हम आपको पहले बता रखे कि जब सुनिए क्या बोल रहे हैं, जब पहले इंटरफेज होता है, क्या होता है इंटरफेज होता है। आपको पहले ही बता रखे कि इंटरफेज में क्रोमोसोम का संख्या डबल नहीं होता है, बस डीएनए का अमाउंट डबल होता है ना। तो बस वही एक हम क्या बोले थे, क्रोमोसोम का संख्या जो है यानी क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होता है, बस डीएनए का अमाउंट डबल होता है। यही तो लाइन आपका आंसर दे देगा। देखिए, जीवन फेज में सिर्फ अपने आप को ग्रोथ किया, जब ये एस फेज में गया तो क्या हुआ, डीएनए डबल हो गया। हम कहते हैं डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट किया, मतलब डीएनए डबल हो गया। तो डीएनए का पहले अमाउंट क्या था 60 पिकोग्राम था, डबल हो गया, मतलब कितना हो गया 60 का डबल 120 हो गया, है ना। लेकिन क्रोमोसोम का नंबर कब बदलता है, जब ये एनाफेज में जाता है, ठीक है। यानी क्रोमोसोम का नंबर 32 ही रह जाएगा, डीएनए का अमाउंट 120 हो जाएगा। आया समझ में? और बाबू ये एम्स का क्वेश्चन है, समझे, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा। मतलब सिंपल, आपको हम पहले ही बता रखे हैं कि G2 फेज में क्या होता है, डीएनए का अमाउंट डबल होता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है। तो हमको यही तो आपसे पूछा कि G2 फेज में क्या होगा, तो भाई आपका जो आपका क्रोमोसोम है उसका नंबर सेम रहेगा और डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। तो डीएनए का अमाउंट डबल होगा, क्रोमोसोम का नंबर सेम रह गया। तो बता था ना, हम बता ना कि 2C इक्वल टू 2C जो है वो 4C, मतलब जो आपका हम कहते हैं ना कि एक सेट में जितना क्रोमोसोम होता है उसको एक सेट में जितना डीएनए होता है उसको हम लोग C वैल्यू कहते हैं। तो एक डिप्लॉयड सेल में कितना होगा 2C वैल्यू, ये कितना हो जाएगा 4C वैल्यू हो जाएगा जब ये G2 फेज में जाएगा, है ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट, तो आप इसके आंसर आपको सब सही दिए थे, ठीक है। वो एक G1 और M के बीच एक आपका जो होता है वो, मतलब एक तो G1 और M है ना, एक आपका M और G2 और एक आपका मिटोसिस, ठीक है। उसके बाद तीसरा था प्राइम स्टेज। हाँ, आपको कहते हैं कि जब आपका कॉइलिंग यानी कि जब आपका प्रोफेज में जब क्या होता है, क्रोमोसोम कॉइलिंग शुरू करता है, यानी कि जो क्रोमेटिन थ्रेड है वो क्या होता है कॉइलिंग शुरू करता है। तो वहां पे हमको ऊल के तरह यानी कि ऊल के तरह क्या होगा, हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इसको हम क्या कहते हैं स्पाइन स्टेज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं आपको कि कहाँ पे आपको डायड क्रोमोसोम, आपका अगला क्वेश्चन था कि कहाँ पे आपको डायड क्रोमोसोम देखने को मिलता है, कहाँ पे आपको डायड क्रोमोसोम देखने को मिलता है, आपका 4th नंबर क्वेश्चन ये था। तो देखिए, डायड क्रोमोसोम कहाँ दिखेगा, हम कहते हैं ना कि प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंस करता है, जब अधिक कंडेंस का है तो क्रोमोसोम स्प्लिट करता है। अब देखिए, पहले क्रोमोसोम ऐसा था, ठीक है ना, अधिक कंडेंस किया तो क्या हो गया, ऐसा हो गया, है ना। मतलब यहाँ पे क्या था, ये आ रहा है वहां तक, ठीक है। तो इधर आ जाते हैं। देखिए, तो पहले क्रोमोसोम ये था, अधिक कंडेंस किया तो ये हो गया, है ना। मतलब ये पहले मोनाड था, फिर क्या डायड हो गया। और ये कहाँ होता है, ये होता है मिडिल फेज में, यानी कि प्रो फेज के मिडिल फेज में क्या होता है, तो क्रोमोसोम स्प्लिट करता है, ठीक है। उसके बाद किस तरह का कॉलिंग देखने को मिलता है, आपको हम बताए थे कि 2 तरह का कॉलिंग होता है, एक होता है प्लेटोनोमिक कॉलिंग और एक होता है पैराडाइमिक कॉलिंग, ठीक है। तो आपको हम बताए थे कि जो क्रोमोसोम अपने आप को कॉलिंग, सॉरी, जो क्रोमेटिन थ्रेड अपने आप को कॉलिंग करवाता है वो किस तरह क्रोमोसोम होता है, वहां पे किस तरह कॉलिंग होता है, तो वहां पे प्लेक्टानेमिक कॉलिंग होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका होमवर्क, ठीक है, कल का। चलिए, तो पहले आप आज का होमवर्क ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे लेक्चर 5 से, ठीक है। चलिए, सब लोगों को मजा आ रहा है ना पढ़ के? हाँ बताइए, मुंडी हिलाइए, हाँ या ना, आ रहा होगा।
ठीक है, चलिए देखिए आपका पहला क्वेश्चन है आज, पहला क्वेश्चन आपका आज होमवर्क, ठीक है ना। बच्चों ने आप लोग बहुत लिए होंगे, लिया है ना बच्चों ने होमवर्क। एनसी एलकेजी यूकेजी में तो खाली होमवर्क ही मिलता है ना, सीडब्ल्यू का होमवर्क ज्यादा मिलता है। देखिए आपका पहला होमवर्क है कि मिटोसिस में ठीक है ना, मिटोसिस में क्या होता है, कब आपको सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग देखने को मिलता है कि मिटोसिस का किस फेज में, क्वेश्चन है कि मिटोसिस का किस फेज में आपको सेंट्रोमियर, क्या बोले, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग होते हुए दिखता है। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि मिटोसिस के प्रोसेस में, देखिए मिटोसिस के प्रोसेस में, ठीक है ना, कब आपको क्रोमोसोम, सारे क्रोमोसोम कब आपको एक लीनियर पैटर्न में देखने को मिलता है। देखिए अब लीनियर पैटर्न कहने का मतलब क्या है कि एक साथ कब एक जगह पे अरेंज होते हैं, ठीक है ना, एक स्ट्रेट पथ में कब अरेंज होते हैं, ठीक है, समझे। ठीक है, इसी को हम कहते हैं लीनियर पैटर्न। हम कोई बहुत भयंकर वाला बात नहीं बोल दी, इसी को हम कहते हैं लीनियर। देखिए लीनियर मतलब क्या होता है कि ऐसे एक के बाद एक अरेंज होता है, ठीक है। तो ये आपको मिटोसिस में किस फेज में देखने को मिलता है। फिर आपको बताना है, ठीक है, कि अगर आपको क्रोमोसोम का ठीक है ना मॉर्फोलॉजी का स्टडी करना है, यानी कि क्रोमोसोम का अगर आपको आकार देखना है तो किस फेज में आप क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है आज का, बताइएगा हमको, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू आज लेक्चर 5 से, ठीक है। लेक्चर 5। अब देखिए अब क्या है कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, जरा बताइए तो क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेक्चर में क्या देखें। तो देखिए हम लोग अभी तक क्या देखे हैं, हमको पता है कि हम लोग का, सुनिए एकदम कहानी पहले सुनिए फिर हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग का चैप्टर है सेल डिवीजन, है ना। हमको सेल डिवीजन मतलब देखिए सेल डिवीजन मतलब क्या कि एक सेल है वो फर्दर क्या होगा 2 सेल बनेगा, है ना, हमको ये देखना है, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या किए, तो अभी तक बाबू हम लोग, अब देखिए सेल डिवीजन में क्या करना होगा, 2 प्रोसेस है। पहले क्या होगा कैरियोकाइनेसिस, फिर क्या होगा साइटोकाइनेसिस। मतलब देखिए कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, और फिर क्या होता है, फिर होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, होता है ना। तो अब देखिए अब न्यूक्लियस का डिवीजन क्या संबंध 2 चीज से है, एक है आपका मिटोसिस, अब एक बात याद रखिएगा आप लोग, और एक है आपका मियोसिस। देखिए क्या बोले हम कि जो मिटोसिस जो प्रोसेस है, यानी क्या बोले हम कि मिटोसिस जो प्रोसेस है ना, क्या बोले हम कि जो मिटोसिस जो प्रोसेस है, ठीक है, उसका संबंध है कैरियोकाइनेसिस से। मतलब मिटोसिस हमेशा क्या होता है, तो न्यूक्लियस को देखिए याद रखिएगा, सब लाइन भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। क्या बोले हम कि मिटोसिस क्या होता है ऑलवेज, ठीक है ना, डिवाइड न्यूक्लियस। मतलब मिटोसिस क्या होता है, हमेशा न्यूक्लियस को डिवाइड करता है। मिटोसिस क्या करता है, हमेशा न्यूक्लियस को डिवाइड करता है, ठीक है। यानी कि मिटोसिस और मियोसिस का, देखिए मिटोसिस और मियोसिस दोनों न्यूक्लियस का डिवीजन के लिए है, और सेल फुरो और सेल प्लेट ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन के लिए है। आया बात समझ में। क्या बोले हम कि मिटोसिस और मियोसिस जो है, यानी कि जो आपका मिटोसिस और मियोसिस, यानी कि ये मिटोसिस ये मियोसिस, ये दोनों क्या है, तो ये दोनों आपका न्यूक्लियस का डिवीजन के लिए। देखिए हम लोग अभी क्या किए थे, हम लोग इंटरफेस को देखे थे ना, उसमें हम लोग G1 को देखें, S को देखें, G2 को देखें, फिर हम लोग म्यूटिक फेज में वहाँ पे हम लोग प्रोफेज को देखें, प्रो मेटाफेज को देखें, फिर मेटाफेज को देखें, एनाफेज को देखें, टीलोफेज को देखें। तो इन सारे फेज को देखने के बाद हमारे सामने कहानी ये आया कि न्यूक्लियस डिवाइड कर चुका है। मतलब मिटोसिस का संबंध किससे है, कैरियोकाइनेसिस से, न्यूक्लियस का डिवीजन से, है ना। तो हम लोग बाबू कल के क्लास हम लोग पहले क्या समझे, इंटरफेस क्या होता है, G1 फेज में सेल क्या करता है, S फेज में क्या करता है, G2 फेज में क्या करता है, म्यूटिक फेज में क्या होता है। फिर हम देखें कि म्यूटिक फेज के प्रोफेज में क्या होता है, प्रो मेटाफेज में क्या होता है ना। न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर कब बनता है, कब अब न्यूक्लियर मूवमेंट कब हटता है, सब होता है प्रोफेज में। फिर मेटाफेज में देखिए क्रोमोसोम अपने आप को लीनियर पैटर्न में अरेंज करता है। उसके बाद एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जो सेंट्रोमियर वो स्प्लिट करता है, दोनों अपोजिट पोल पे जाना शुरू हो जाते हैं। और टीलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो जाता है। मतलब हम लोग कल का कहानी में क्या देखे थे बाबू, हम लोग कल का कहानी में देखे थे कि एक सेल है उसमें क्या हुआ, देखिए एक सेल है उसमें क्या हुआ, व्हाट इज दिस, न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर, ठीक है ना, बना। इस तरफ क्या हुआ, क्रोमोसोम अरेंज हुआ, इस तरफ क्या हुआ, क्रोमोसोम अरेंज हुआ पोल पे, ठीक है ना। और क्या हुआ, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस बन गया। और याद रखिएगा कि
जो आपका इक्वेटर है वो क्या होता है, हमेशा एक सेल के बीचों बीच बनता है। जो इक्वेटर है वो क्या होता है, हमेशा सेल के बीचों बीच बनता है। मतलब यहाँ पे एक सेल में क्या हुआ, तो एक न्यूक्लियस ये, दूसरा न्यूक्लियस ये, मतलब दो न्यूक्लियस डेवलप हो चुका है। ठीक है, अब बारी किसकी है, तो अब बारी है साइटोप्लाज्म की। अब साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है, तो आज के क्लास में हम लोग यही देखेंगे कि साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड होता है। ठीक है, अब देखिए साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड होता है। ठीक है, इसका अभी कहानी सुनाते हैं, फिर बताएंगे क्या लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले क्या होता है प्लांट में, सुनिए क्या बोल रहे हैं। प्लांट में क्या होता है, तो सेल फुरो मेथड होता है, सॉरी प्लांट्स में होता है सेल प्लेट मेथड। क्या बोले हम, पहले शुरू करते हैं एनिमल से। एनिमल्स में क्या होता है, सेल फूरो मेथड लगता है। अब देखिए सेल फूरो क्या होता है, सिंपल समझिए सेल फूरो हम बताएंगे क्या क्या, एक एक लाइन को हम पढ़ेंगे विस्तार से, लेकिन फिलहाल पहले समझ लीजिए कि सेल फूरो मेथड होता क्या है। ठीक है, देखिए हमको ये चीज पता है कि एनिमल में क्या होता है, तो एनिमल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, आउटर बाउंड्री होता है कि नहीं होता है। एनिमल्स में थोड़ी सेल वाल होता है, एनिमल्स में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अब देखिए क्या होता है सेल फूरो मेथड क्या है, समझिए पहले। ठीक है, देखिए ये एक सेल है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर बना था, पहले बना था ना, ये पोल था। ठीक है, बीच में क्या था, बीच में इक्वेटर था, है ना। अब देखिए एनसीईआरटी पहले ही कहा था, एनसीईआरटी पहले ही कहा था कि सेल डिवीजन जो है वो क्या है, वो आपका प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, मतलब लगातार होते रहता है। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस पहले डिवाइड कर गया, फिर 2-4 दिन सेल रेस्ट किया, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, ऐसा नहीं है। सबका तैयारी एक साथ होता रहता है। ठीक है, मतलब ये है कि मेटाफेज में, सुनिए मेटाफेज में क्या होता है कि जब क्रोमोसोम अपने आप को डिवाइड करता है। ठीक है, जब क्रोमोसोम मेटाफेज में क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज करता है ना, जब क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज करता है। ठीक है, एनाफेज में क्या होता है कि ये क्रोमोसोम, एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम ऐसे मूव करता है ना, मतलब क्रोमोसोम दोनों ऑपोजिट पोल पे आते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सुनिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है कि अंदर की ओर क्या होता है, एक उभार, यानी कि ऐसा अंदर की ओर क्या होता है, ऐसा बनता है। ठीक है, देखिए मतलब, और कहां बनता है, जहां पे इक्वेटर बनता है, इक्वेटर। ठीक है, जहां पे इक्वेटर होता है वहीं पे क्या होता है, जो मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, अंदर की ओर धंसता है थोड़ा, दोनों तरफ से। जब आपका क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर स्प्लिट होके एनाफेज में जब दोनों पोल की तरफ पहुंचता है, तो यहाँ पे ये बीच इक्वेटर पे क्या होता है, इसके बीच में क्या होता है, एक मिड बॉडी बनता है। क्या बनता है, मिड बॉडी। ठीक है, और इसी मिड बॉडी पे क्या होता है, फर्दर ये जो आपका जो धंसा हुआ हिस्सा है वो क्या होता है, फर्दर पूरा यहाँ तक पहुंचता है, और फिर यहाँ तक ये ऐसे मिड बॉडी यहाँ तक पहुंचा, फिर ये दूसरा वाला हिस्सा यहाँ तक पहुंचा। और देखिए अब क्या हुआ कि ये दोनों मर्ज कर गया, मतलब एक सेल इधर बन गया, दूसरा सेल इधर बन गया। ये होता है सेल फ्लो मेथड। देखिए जो आपका देखे थे ना, ये सेल जो प्लाज्मा, सुनिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो उभार अंदर की ओर आया था, ठीक है ना, ये जो उभार है ना, इसी को हम कहते हैं फुरो, इसी को हम क्या कहते हैं, फुरो। ये हो गया सेल फुरो मेथड। देखें क्या लिखा है, टेंशन नहीं कीजिए। ठीक है, अगर हम बात करें प्लांट्स का, तो प्लांट्स में क्या होता है, सेल प्लेट मेथड लगता है। कौन सा मेथड लगता है, सेल प्लेट। अब देखिए सेल प्लेट में क्या होता है, ये तो आप पढ़े हुए हैं आप लोग, जब हम लोग बात किए थे सेल वाल का तो बताए थे, पहले मिडिल लेमिना बनता है, बताया था ना, फ्रेगमोप्लास्ट याद है। जो गोल्जी बॉडी क्या होता है, जो गोल्जी बॉडी और पैक्टिन, हेमिसेलुलोज, सेलुलोज का थैला बना के बाहर रिलीज करता है। और ये भी बताए थे कि माइक्रोट्यूब्यूल डिसाइड करता है कि ये फ्रेगमोप्लास्ट को कहाँ अरेंज होना है, मतलब प्लेन एंड प्लेस का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, तो माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा होता है ना। तो माइक्रोट्यूब्यूल क्या करता है, उस फ्रेगमोप्लास्ट को अरेंज करवाता है, और क्या होता है, एक बीचों बीच अरेंज करवा देता है। फिर क्या होता है, वो मिडिल लेमिना में कन्वर्ट होता है, फिर मिडिल लेमिना क्या होता है, फर्दर सेल वॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है आपका सेल प्लेट मेथड, ये तो देखना है। ठीक है, समझे, समझ गए फुरो। देखिए फुरो मतलब समझ गए ना क्या होता है, मतलब सेल डिवीजन के दौरान, सुनिए फुरो मेथड क्या होता है कि जब कैरियोकाइनेसिस होते रहता है, मतलब जब न्यूक्लियस डिवाइड करते रहता है, जब मियो, सुनिए फुरो क्या होता है, फुरो मेथड, व्हाट इज फुरो, फुरो क्या है, तो जब कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, मतलब जब मिटोसिस हो रहा है, मिटोसिस का प्रोफेज मेटाफेज चल रहा है, तो उस दौरान क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखा ऐसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या होता है, अंदर की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये क्या करता है, अपना अंदर की ओर से धंसता है दोनों तरफ से। ठीक है, इसी के हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल, मतलब क्या होता है कि पेरीफेरी से धंस के अंदर की ओर जाता है, इसलिए उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल। ठीक है, चलिए मैं बात करेंगे आगे, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग आज लेक्चर 5 जो है, वो लेक्चर 5 जो है, इसमें हम लोग बात करेंगे साइटोकाइनेसिस का। किसका, साइटोकाइनेसिस
काइनेसिस, ठीक है, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, इट इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या बोले हम कि साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो पहले बात करते हैं एनिमल सेल का। देखिए क्या है, एनिमल में क्या होता है, बाई सेल फूरो मेथड। क्या होता है इसमें, सेल फूरो मेथड से होता है। आपको बता दिए सेल फूरो क्या है, फिर से एक बार देख लीजिए। साइटोप्लाज्म पूरा सेल है, सेल का ये क्या है, तो ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, ये क्या है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए जहां पे क्वेश्चन है, जहां पे यहां पे क्या होगा, इसमें क्या बोले हम कि इसमें क्या होगा आपका स्पिनल फाइबर बनेगा, ठीक है ना। तो जहां पे आपका इक्वेटर होगा, जहां ये देखिए इक्वेटर हो गया, है ना, ये आपका पोल हो गया, ये पोल हो गया और ये इक्वेटर हो गया, ठीक है। तो जहां पे इक्वेटर होगा वहां पे क्या होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करेगा, अपने आप को अंदर की ओर थोड़ा धसाता है, ऐसे, ना ये क्या करता है, अंदर की ओर ऐसे धसाता है, ठीक है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का धसा हुआ, देखिए ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, और ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये आपको धसा हुआ हिस्सा दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं फुरो, इसी को हम क्या कहते हैं, फुरो, समझे। देखिए क्या होता है, इन जनरल द प्रिपरेशन ऑफ साइटोकाइनेसिस बिगिंस एट मेटाफेज। अगर हम जनरली बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोकाइनेसिस का तैयारी, मतलब साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन का जो तैयारी होता है वो कहाँ शुरू होता है, वो शुरू होता है मेटाफेज में, ठीक है। ड्यूरिंग व्हिच द सेल ऑर्गेनेल्स अरेंज देमसेल्फ जनरली ऑन द आइदर साइड ऑफ इक्वेटर, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल। देखिए क्या कहा, क्या लाइन में कहा कि देखिए इन जनरल, अगर हम जनरल बात करें तो द प्रिपरेशन ऑफ साइटोकाइनेसिस, आप तो समझ रहे हैं ना। देखिए अभी तक ये समझे कि फुरो क्या होता है, समझ गए ना, कुछ नहीं बाबू, प्लाज्मा सेल डिवीजन के दौरान, जब सेल डिवीजन हो रहा है, जब कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, जब न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, उस समय क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की ओर धंसता है, दिख रहा है आपको धंसा हुआ हिस्सा, और कहाँ धंसेगा, इक्वेटर के पास धंसेगा, ठीक है, उसी को हम कहते हैं फुरो। अब देखिए अगला लाइन क्या लिखा कि इन जनरल, अगर हम जनरल बात करें, द प्रिपरेशन ऑफ साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोकाइनेसिस का तैयारी, ठीक है ना। प्रिपरेशन ऑफ साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है, साइटोकाइनेसिस का तैयारी, साइटोकाइनेसिस जो होगा यानी कि जो साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा उसका तैयारी, ठीक है। बिगिंस एट मेटाफेज, वो कहाँ शुरू होता है, तो वो मेटाफेज में ही शुरू होता है। आप बताइए मेटाफेज में क्यों शुरू होगा, क्योंकि मेटाफेज में न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर पूरा का पूरा डेवलप हो जाता है, पूरा का पूरा बन जाता है, याद है ना, सेंट्रियोल्स पूरा का पूरा न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर को बना देता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग विच, इसमें होता क्या है, ड्यूरिंग विच द सेल ऑर्गेनेल्स, जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है वो क्या होता है कि अरेंज देमसेल्फ जनरली ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेटर। देखिए क्या कह रहा है कि देखिए समझिए, इसमें समझाते हैं, तो इसमें देखिए ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर, एपार्टमेंट फाइबर, कुछ भी कहिए। अब देखिए, अब सुनिए क्या हुआ कि जब न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर बन गया, सुनिए क्या बोल रहे हैं, जब सेल में न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर बन गया, ठीक है, तो हुआ क्या कि साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेल्स था, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स था, चलिए फिर से एक बार दिखा रहा था, सुनिए। ठीक है, हम बोल ये रहे हैं, सुनिए। ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल में क्या हुआ, तो पहले आपका मेटाफेज में क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर बन गया, है ना। अब देखिए, और इसमें बीच में क्या है, बीच में आपका इक्वेटर है। देखिए जब न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर बन गया, सुनिए क्या बोल रहे हैं, जब न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर बन गया, ठीक है, तो हुआ क्या कि जो आपका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में ये समझिए कि सिंपल ये समझिए कि जो पार्ट जहां है वहां ही रह गया, मतलब सेल के अंदर क्या हुआ, सेल में क्या हुआ, न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर बन गया, और ये कब बनता है, ये बनता है आपका मेटाफेज में। कब बनता है, मेटाफेज में बन गया। जब ये मेटाफेज में बन गया तो हुआ क्या कि सेल में जो भी ऑर्गेनिज बॉडी इस तरफ रहा वो इस तरफ ही रह गया, और जो इस तरफ रहा वो इस तरफ ही रह गया। समझे क्या बोले, मतलब देखिए जब ये आपका स्पिंडल फाइबर तैयार हो गया तो जो अब सेल के अंदर ऑर्गेनिज बॉडी था,
कोशिका अंग था ना ऑर्गेनिज बॉडी। तो जो ऑर्गेनिज बॉडी न्यूक्लियस स्पिंडल, जब न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर बन रहा था मेटाफेज में, जब न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर या फिर प्रोफेज में या फिर प्रो मेटाफेज में, जब न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर बन रहा था, मेटाफेज में बन गया था, ठीक है। तो जब न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर पूरा बन गया था, सुनिए क्या बोला, जब न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर पूरा बन गया था, ठीक है, तो उस दौरान सेल में क्या था कि जो भी ऑर्गेनिज बॉडी इस तरफ था वो इस तरफ ही रह गया, जो इस तरफ था वो इस तरफ ही रह गया। बस बात तो इतना ही है, वही तो कह रहा है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि, देखिए क्या लिखा है कि begins at metaphase during which the cell organisms arrange themselves, सेल ऑर्गेनिज अपने आप को अरेंज करता है, ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर के दोनों तरफ अपने आप को अरेंज कर लेता है, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं कि एक्चुअली 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मतलब जितना कंपोनेंट इधर है उतना कंपोनेंट इधर भी है, ऐसा बात नहीं होता है। लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कर लेता है, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग एनाफेज इन कैरोकाइनेसिस ए डेंस बॉडी डेवलप एट द मिडिल ऑफ द इक्वेटर। अब देखिए वही कहा कि, अब देखिए एनाफेज में क्या होगा, व्हाट इज एनाफेज, जिसमें सेंट्रोमियर अपने आप को स्प्लिट करता है। तो एनाफेज में क्या होगा कि जब सेंट्रोमियर अपने आप को स्प्लिट कर लेगा और जब क्रोमोसोम इस तरफ ट्रेवल करना शुरू करेगा, क्या बोले हम, इस तरफ ट्रेवल करना शुरू करेगा, वही त्रिशूल स्ट्रक्चर हमसे बन रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा इस दौरान, क्या होता है कि इक्वेटर पे देखिए साफ साफ लिखा होगा ड्यूरिंग एनाफेज, यानी कि एनाफेज के दौरान, इन कैरियोकाइनेसिस मतलब कैरियोकाइनेसिस में मतलब मिटोसिस में जब एनाफेज होता है, ठीक है, एक डेंस बॉडी डेवलप होता है कहाँ पे, तो ऑन द मिडिल ऑफ द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर के बीचों बीच, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं मिड बॉडी, इसी को हम क्या कहते हैं, मिड बॉडी, समझे। देन द सेल मेम्ब्रेन डेवलप ए कंस्ट्रिक्शन अंडर व्हेन डिपेंड्स। अब क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन का यहाँ से धंसना शुरू होता है, ऐसे धंसना शुरू होता है, ठीक है। अब जैसे ही, सुनिए क्या बोले, जैसे ही आपका क्रोमोसोम पोल पे पहुंचा, इसका देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रिक्शन मतलब क्या होगा, संकुचन। ये क्या होगा, और ऐसे धंसना शुरू हो गया, ठीक है, मतलब ये और क्या हुआ, धंसना ऐसे शुरू कर दिया, ऐसे धंस गया, ठीक है ना। अब देखिए सेल में ऐसे धंस गया तो क्या होगा, ऐसे जाके फर्दर फ्यूज कर जाएगा, ऐसे फ्यूज कर जाएगा, ये है ना, मतलब ये एक सेल बन जाएगा और फर्दर फिर ये एक सेल बन जाएगा। ये तो हो रहा है, यही तो है साइटोकाइनेसिस, आया समझ में, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है कि द कंस्ट्रक्शन इज नोन एज सेल फुरो। इसी को हम क्या, देखिए ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ था, यानी कि ये जो संकुचन हुआ था, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सेल फुरो, ठीक है। इट डेवलप सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है, एक होता है, सुन लीजिए, एक होता है सेंट्रीपिटल और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल कहने का मतलब क्या, समझ लीजिए, ठीक है। क्या हम बता रहे हैं कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए आपको फ्रीज में मिलेगा, ठीक है ना, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल ये सब फ्रीज का ही चीज है, ठीक है। देखिए क्या बोले, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, ठीक है, ऐसे हुआ, इसमें क्या देखें आप, क्या देख रहे हैं आप कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, तो ये पेरिफेरी पे है, मतलब बाहरी हिस्सा में है ना, मतलब जो संकुचन है वो क्या हो रहा है, बाहर से, यानी कि पेरिफेरी से कहाँ जा रहा है, मिडिल की ओर जा रहा है। समझना क्या बोले हम कि जो आपका मतलब जो आपका इसमें सेंट्रीपिटल में क्या होता है कि सेंट्रीपिटल की बात होता है, क्या बता रहे हैं, सेंट्रीपिटल की बात बता रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि पेरिफेरी से, ठीक है, जो आपका पेरिफेरी से क्या होगा, जो मेम्ब्रेन है वो क्या होगा, धंसना शुरू करेगा और पेरिफेरी से कहाँ जाएगा, मिडिल की ओर जाएगा, ठीक है। क्या बोले कि पेरिफेरी से कहाँ, मिडिल की ओर जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे सेंट्रीपिटल। अब क्या होगा, और इसमें प्लांट सेल का डिवीजन में क्या होता है कि मिडिल से क्या होता है, पेरिफेरी की ओर आता है, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, समझे। तो इसमें आप क्या देखें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या होता है, धंसना अंदर शुरू करता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, धंसना शुरू करता है, कहाँ से, पेरिफेरी से कहाँ आता है, मिडिल की ओर जाता है। तो पेरिफेरी से मिडिल की ओर जाता है, मतलब क्या, सेंट्रीपिटल होता है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है।
उसके बाद क्या लिखा देखिए, एट द एंड ऑफ टेलोफेज इन कैरोकाइनेसिस फाइनली सेल डिवाइड इनटू टू। ठीक है, मतलब जब आपका क्या होता है टेलोफेज में हम जानते हैं क्या होता है कि आपका यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है, यहाँ पे ऐसे एक न्यूक्लियस, यहाँ पे ऐसे न्यूक्लियस बन जाता है ना। तो उस समय क्या होता है, सेल भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। आया समझ में? ठीक है, उसके बाद द वॉल्यूम ऑफ डॉटर सेल इज हाफ ऑफ द मदर सेल। मतलब वॉल्यूम ऑफ डॉटर सेल क्या होगा, उसका आधा होता है। मतलब डॉटर सेल का जो वॉल्यूम है वो मदर सेल से क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस सेल फूडिंग, और इसी को हम लोग कहते हैं सेल फॉलोइंग। देखिए क्या हुआ सेल फॉलो में, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिंपल सी बात है। सुनिए क्या बोल रहे हैं, एकदम ध्यान सुनिए क्या बोल रहे हैं। पहले मेटाफेज में, सुनिए, जब मेटाफेज में आपका क्या बना था, जब मेटाफेज में क्या हुआ था आपका, ये बना था, क्या कहते हैं इसको, हाँ सुनिए क्या बोल रहे हैं, साइड से आवाज आ रहा है। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि मेटाफेज में क्या हुआ था। देखिए जब मेटाफेज में क्या हुआ था, आपका ये न्यूक्लियस स्पिनिफायर बना था। सुनिए क्या बोल रहे हैं, मेटाफेज में क्या हुआ था, न्यूक्लियस स्पिनिफायर बना था। उस दौरान क्या हुआ था कि सेल का जो कंपोनेंट था वो एक तरफ आधा चला गया था। 100% आधा नहीं हुआ था, लेकिन आधा चला गया था। और उस दौरान क्या हुआ था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होता, अंदर की ओर धंसना शुरू कर गया था। ठीक है, और जो अंदर की ओर धंसना शुरू किया, जब टीलोफेज में दो न्यूक्लियस बन गया, तो वो भी क्या हुआ, फर्दर पूरा जो अंदर की ओर धंसना शुरू किया था वो पूरा अटैच कर गया, पूरा फ्यूज कर गया। जब फ्यूज कर गया तो एक सेल इस तरफ, एक सेल इस तरफ हो गया, सेल फोल्डिंग मेथड हो गया। ठीक है, उसके बाद समझ गए। अब आते हैं हम लोग प्लांट सेल पर। देखिए प्लांट सेल में क्या होता है, क्या बोल रहे हैं, देखिए प्लांट सेल में क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्लांट सेल पे। ठीक है, चलिए, तो प्लांट सेल में क्या होता है, हमको पता है क्या होता है, सेल प्लेट मेथड क्या होता है। तो हम तो सेल डायनेमिक लाइफ में पढ़ाए थे, सेल प्लेट मेथड होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है भाई, सेल प्लेट मेथड। प्लांट सेल कैसे डिवाइड करता है, सेल प्लेट मेथड से। ठीक है, क्या लिखा है कि गोल्जी बॉडी इज द सेल ऑर्गेनेल्स दैट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन सेलुलर फॉर्मेशन। देखिए क्या बोले कि गोल्जी बॉडी ऑर्गेनेल्स, गोल्जी बॉडी ऑर्गेनेल्स बॉडी है, तो जो गोल्जी बॉडी आपका ऑर्गेनेल्स बॉडी है वो क्या होता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। मतलब याद रखिएगा, सेल प्लेट को बनाने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए, सेल प्लेट को बनाने के जो भी मटेरियल चाहिए, मिडिल लेमिला को बनाने के जो भी मटेरियल चाहिए, या फिर सेल वॉल को बनाने के जो भी मटेरियल चाहिए, वो सब मटेरियल कौन बनाता है, गोल्जी बॉडी बनाता है। आपको हम बताए हुए हैं कि गोल्जी बॉडी क्या करता है, सारा मटेरियल को बना के एक थैला में भर के भेजता है बाहर। जब वो थैला में भर के बाहर भेजता है, उस थैला को हम फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। और वो फ्रैग्मोप्लास्ट सेल में कहाँ अरेंज होगा, इसको तय करता है कौन, माइक्रोट्यूब्यूल। बताए हुए ना, वही तो है यहाँ पे। अब समझ में आया कि सेल जो द सेल यूनिट ऑफ लाइफ हम इतना इलॉन्गेटेड क्यों पढ़ाए थे, क्योंकि हम लोग सारा कंसेप्ट को वहीं ले लिए थे। ठीक है ना, वहीं लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब देखिए गोल्जी बॉडी इज द सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, दैट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन सेलुलर फॉर्मेशन। गोल्जी बॉडी एक ऐसा ऑर्गेनेल्स बॉडी है जो कि 100% पार्टिसिपेट करता है किसमें, सेल प्लेट का फॉर्मेशन में। ठीक है, उसके बाद इट सिंथेसाइज एंड सीक्रेट ऑल दिस केमिकल दैट आर रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर फॉर्मेशन। क्या बोल रहा है कि गोल्जी बॉडी वो हर चीज को बनाता है, वो हर चीज को सिंथेसाइज करता है जो एक सेल वॉल को बनने के लिए जरूरत है। यानी कि एक सेल वॉल को बनने के लिए जो भी चीज चाहिए वो सब कौन बनाता है, वो सब बनाता है धीरे, वो बनाता है कौन, वो बनाता है आपका गोल्जी बॉडी। ठीक है, उसके क्या बोले कि दिस केमिकल आर रिलीज इन वेसिकल्स। आप देखिए यहाँ क्या लिखा है, समझिए, तो बाहर से आवाज आता है इसलिए। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या बोल रहे हैं हम। देखिए हम ये चीज पहले भी पढ़ चुके हैं कि फ्रैग्मोप्लास्ट बताएं आपको कि सुनिए, सेल वॉल को बनने के लिए जो भी चीज चाहिए, वो सब चीज कहाँ बनता है, वो सब कहाँ बनता है, गोल्जी बॉडी बनता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है, उस सारी चीज को पैकेट में भर के बाहर रिलीज करता है, वेसिकल्स में पैकेट में भर के बाहर रिलीज करता है। उस वेसिकल्स को हम लोग कहते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट, है ना। अब क्या है कि वो फ्रैग्मोप्लास्ट अपने आप को अरेंज करेगा और उससे क्या होगा, सेल प्लेट बनेगा। सेल प्लेट फर्दर क्या होगा, मिडिल लेमिला बनेगा, और मिडिल लेमिला के एक तरफ एक सेल का सेल वॉल और दूसरी तरफ। अब देखिए सर, इसमें सेल फ्लो मेथड क्यों नहीं लगा, क्योंकि बाबू इसमें क्या है, इसमें सबसे बाहर क्या होता है, सेल वॉल होता है। और सेल वॉल क्या है, तो ये नॉन लिविंग है, हम लोग पढ़े हुए क्या है, नॉन लिविंग है। अगर ये नॉन लिविंग है तो ये अंदर की ओर धस तो नहीं सकता है, धसेगा, ये नहीं धस पाएगा, क्योंकि प्लाज्मा में क्या था, लिविंग था, इसलिए वो अपना आकार को चेंज कर सकता था। तो अपना आकार को, यानी कि ऐसे था, ऐसे से ऐसे हो गया, अपना आकार को बदल दिया वो। लेकिन सेल वॉल क्या है, तो लिविंग, तो नॉन लिविंग है, ये अपना आकार को चेंज नहीं कर सकता है। इसी कारण हम लोग इसमें सेल फ्लो मेथड नहीं लगा सकते। इसमें कौन सा मेथड लगेगा, इसमें लगेगा सेल प्लेट मेथड। ठीक है,
आया समझ में? ठीक है, देखिए आप वही लिखा हुआ है, इधर केमिकल आर रिलीज इन वेसिकल्स नोन एज फ्रेगमोप्लास्ट, और गोल्जी बॉडी जो केमिकल के थैला को बाहर निकालता है वेसिकल्स, उसको हम लोग क्या फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, अब द प्लेन एंड प्लेस ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन इज डिटरमाइंड बाय माइक्रोट्यूब्यूल। अब हम यही बताया हुआ आपको कि फ्रेगमोप्लास्ट अपने आप को एक सेल में कहाँ अरेंज करेगा, मतलब एक सेल है, ठीक है ना, एक सेल ऐसा हो गया, सुनिए क्या बोल रहे हैं, हम बोल ये रहे कि देखिए एक सेल है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, गोल्जी बॉडी, जो गोल्जी बॉडी था वो क्या क्या फ्रेगमोप्लास्ट को बना के बाहर निकाला। और फ्रेगमोप्लास्ट क्या है, देखिए ये सपोज कीजिए फ्रेगमोप्लास्ट है ऐसे, है ना। अब ये फ्रेगमोप्लास्ट कहाँ अरेंज होगा, एक सेल वाले, ये प्लांट सेल है, ठीक है ना, ये क्या है, एक प्लांट सेल है। अब ये प्लांट सेल में जो फ्रेगमोप्लास्ट सब है, ये जो वेसिकल्स है, जो कि गोल्जी बॉडी कौन बना के निकाला था, गोल्जी बॉडी, इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर बाबू, इसके अंदर होगा पैक्टिन, इसके अंदर होगा हेमीसेलुलोज, इसके अंदर होगा सेलुलोज, है ना। तो अब ये जो, और इसको हम लोग क्या, इसको हम लोग कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, है ना। तो अब ये फ्रेगमोप्लास्ट कहाँ, एक सेल में ये फ्रेगमोप्लास्ट कहाँ, ही जगह, ये सारा का सारा फ्रेगमोप्लास्ट है। तो एक सेल में ये फ्रेगमोप्लास्ट जो है वो अपने आप को कहाँ अरेंज करेगा, वो अपने आप को ऐसे कहाँ अरेंज करेगा, ठीक है, ऐसे अरेंज करेगा, देखिए ऐसे अरेंज करेगा, ये अपने आप को कहाँ अरेंज करेगा, इसको तय कौन करता है, इसको डिसाइड करता है कौन, माइक्रोट्यूब्यूल, बताए हुए हम पहले ही। मतलब देखिए अब समझ में आया कि सेल हम लोग इतना लंबा क्यों पढ़े थे, इसी कारण से कि बहुत कुछ चीज जाना पहचाना लगेगा, ठीक है। अब एट द डिसाइडेड प्लेन, जहां पे जो मतलब निर्णय किया गया है कि मतलब प्लेन कहाँ, किस स्थान, मतलब किस स्थल पे फ्रेगमोप्लास्ट को अरेंज करना है, माइक्रोट्यूब्यूल डिसाइड कर दिया। अब जो प्लेन को डिसाइड किया है, यानी कि जो प्लेन को तय किया कि हाँ इसी पे अरेंज होना है, वहां पे क्या होगा, फ्रेगमोप्लास्ट अपने आप को अरेंज करेगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेगमोप्लास्ट आर द प्रीकर्सर ऑफ सेल प्लेट, और फ्रेगमोप्लास्ट क्या है, तो सेल प्लेट का प्रीकर्सर है, क्योंकि फ्रेगमोप्लास्ट ही क्या होगा, ये थैला ही क्या होगा, बन के अपने आप को अरेंज करेगा, यही फर्दर क्या होगा, सेल प्लेट बनाएगा, और ये सेल प्लेट क्या होगा, मिडिल लेमिना में कन्वर्ट होगा, और मिडिल लेमिना जब मिडिल लेमिना में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका एक तरफ एक सेल और इसका एक तरफ एक सेल हो जाएगा, है ना। द सेल प्लेट अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू मिडिल लेमिना, और सेल प्लेट क्या होगा, अपने आप किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रेगमोप्लास्ट, सुनिए फ्रेगमोप्लास्ट से बना सेल प्लेट, और सेल प्लेट से बना मिडिल लेमिला, याद है ना, मिडिल लेमिला कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट, ठीक है। और फिर इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा आपका सेल वॉल। अब जैसे सेल वॉल का निर्माण होगा तो मतलब एक तरफ एक सेल और दूसरी तरफ एक सेल, है ना। ऑन द बोथ साइड ऑफ मिडिल लेमिला सेलुलोज गेट, अब देखिए बोथ साइड यानी कि मिडिल लेमिला के, तो अब देखिए पहले क्या हुआ, फ्रेगमोप्लास्ट, सुनिए पहले क्या हुआ, फ्रेगमोप्लास्ट अपने आप को अरेंज किया, क्या बोले कि पहले क्या हुआ, फ्रेगमोप्लास्ट अपने आप को अरेंज कर लिया, उसके बाद क्या हुआ कि फ्रेगमोप्लास्ट मतलब सेल प्लेट, एक तरह का सेल प्लेट बन गया, और सेल प्लेट क्या हुआ, मिडिल लेमिला में कन्वर्ट हो गया, और फिर इस मिडिल लेमिला के दोनों तरफ क्या हुआ, सेलुलोज इकट्ठे हो गए, क्या इकट्ठे हो गए, सेलुलोज, और जैसे सेलुलोज इकट्ठा हुआ सेल वॉल बन गया, क्योंकि सेल वॉल किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है ना। चलिए अब देखते हैं एनसीईआरटी से बताओ कैसे लिखता है, ठीक है। देखिए मिटोसिस अकम्प्लिश और नॉट ओनली, देखिए साफ साफ देखिए मिटोसिस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ, देखिए क्या लिखा है, मिटोसिस accomplish not only the segregation of duplicate chromosome into daughter nuclei karyokinesis, but the cell itself is divided into two daughter cell by separate process called cytokinesis, at the end of which cell division is complete। मतलब ऐसा नहीं है कि जब मेटाफेज हो रहा है तो सिर्फ मेटाफेज ही होगा, जब एनाफेज हो सिर्फ, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो गया फिर सोचेगा कि हाँ हमको मतलब साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है कि नहीं करना है, फिर आगे डिवाइड शुरू होगा, ऐसा नहीं है। सब काम एक साथ, मतलब सब काम साइमल्टेनियसली चलते रहता है, ठीक है। मतलब जब डिसाइडेशन हो रहा है कि हाँ न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, उधर एक तरफ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, दूसरी तरफ मेम्ब्रेन अपने आप को तैयार कर रहा है डिवाइड होने के लिए, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इन द एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ फुरो इनसाइड द, अब देखिए एनिमल सेल में क्या होता है, तो फुरो तैयार होता है, ठीक है। The furrow gradually depends and ultimately join the center dividing the cytoplasm into two। अब क्या होगा, देखिए एनसीईआरटी तो बस इतना लिख के छोड़ दिया, क्या लिखा कि जो आपका मेम्ब्रेन है वो क्या होगा, अंदर की ओर धसेगा, ऐसे धसेगा, ठीक है। और फाइनली क्या होगा, बहुत हद तक धसेगा और दोनों क्या होगा, ऐसे जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद क्या होगा, ये इस तरफ एक अलग सेल बन गया और इस तरफ एक अलग सेल बन गया। अब क्या हुआ, सेल डिवाइड कर गया, है ना। आंसर तो इतना लिखा था, लेकिन हम लोग समझ गए, देखिए आंसर सब लिख दिया है, सब लिख दिया, क्या देखिए क्या लिखा है, द फुरो ग्रेजुअली डिपेंड्स, फुरो क्या होता है, अंदर की ओर धंसता है,
और एंड अल्टीमेटली ज्वाइन इन द सेंटर, अल्टीमेटली कहाँ, सेंटर पे जाके ज्वाइन करता है। किस सेंटर पे, मिड बॉडी पे। बताया था ना अभी कि इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे क्या मिड बॉडी होता है, मिड बॉडी पे जाके ये ज्वाइन करता है ऐसे। आया समझ में, ठीक है। चलिए अब आते हैं देखिए प्लांट सेल पे। प्लांट सेल हाउएवर आर एनक्लोज्ड बाय ए रिलेटिव इंटेंसिव सेल वॉल। अब देखिए प्लांट सेल में तो इंटेंसिव सेल वॉल नहीं, मतलब जो सेल वॉल है वो तो अंदर की ओर फुरो बना नहीं सकता है, ठीक है। तो सेल वॉल देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। मतलब अब क्या है कि देखिए एनिमल सेल में क्या था कि फुरो बन सकता था, एनिमल सेल में क्या फुरो बन सकता था, इसलिए क्या फुरो बना और सेल डिवाइड किया। लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल है, ये तो धस सकता नहीं है, धसेगा नहीं, तो फिर इसके लिए हमको दूसरा मतलब इसके लिए क्या होगा, हमको दूसरा तरकीब को अपनाना होगा। और दूसरा तरकीब क्या होगा, सेल प्लेट का मेथड होगा। देखिए लिखा हुआ है इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रो आउटवर्ड टू मीट द एक्साइटिंग लेटर। अब देखिए इसमें क्या लिखा, देखिए साफ साफ लिखा इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या होता है, देखिए प्लांट सेल में, चलिए यहाँ फिर से हम बनाते हैं। देखिए क्या लिखा है कि प्लांट सेल में क्या बोले हम, प्लांट सेल में क्या होता है कि देखिए ये एक प्लांट है, ये एक एनिमल सेल है, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, बता रहे समझिएगा। प्लांट सेल में क्या होगा कि प्लाज्मा में धंसना शुरू होगा, मतलब पेरीफेरी से सेंटर की ओर जा रहा है ना। और इसमें क्या होगा कि पहले सेंटर में ही अरेंज होगा और फिर क्या होगा, फिर ये जाएगा पेरीफेरी पे, मतलब पहले सेंटर पे फिर ये जाएगा पेरीफेरी पे, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सेंट्रीपिटल। मतलब हम लोग पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे कि जब कोई चीज पेरीफेरी से सेंटर की ओर मूव कर रहा है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल, और जब सेंटर से बीच से पेरीफेरी में जा रहा है उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। उसके बाद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड द सेल। देखिए सेल वॉल का जो बनना शुरू होता है वो सबसे पहले सेल प्लेट से बनना शुरू होता है, और सेल प्लेट फ्रेगमोप्लास्ट के एनोन से बनता है। तो यहाँ पे लिखा है प्रिकर्सर। प्रिकर्सर मतलब क्या होता है, पूर्वगामी। पहले सेल प्लेट, देखिए पहले फ्रेगमोप्लास्ट, फिर सेल प्लेट, फिर मिडिल लेमिला, फिर सेल वॉल, ठीक है। दैट रिप्रेजेंट द मिडिल लेमिला बिटवीन द वॉल ऑफ टू, यानी कि दो सम मतलब जो एक तरह का, यानी कि दो एक तरह का सेल है, ठीक है। उसके में क्या मिडिल लेमिला है, और मिडिल लेमिला फिर फर्दर क्या करेगा, वॉल को डेवलप कर देगा। एक सेल इस तरफ, एक सेल इस तरफ रह गया। समझे क्या बोले, समझे क्या बोले। देखिए हम बोले ही रहे कि जो सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, वो शुरू होता है किससे, सेल प्लेट से। सेल प्लेट क्या करता है, पहले क्या होता है, देखिए पहले क्या होता है, फ्रेगमोप्लास्ट अपने आपको अरेंज कर लिया। अरेंज करने का अनुमति कौन दिया, माइक्रोट्यूबुल। अरेंज कर लिया, क्या हुआ, क्या बन गया, सेल प्लेट बन गया। और इसी सेल प्लेट से क्या होगा, मिडिल लेमिला बनेगा। और मिडिल लेमिला क्या होगा, जैसे देखिए इससे क्या हो गया, ऐसे मिडिल लेमिला बन गया, और मिडिल लेमिला के एक तरफ ये एक सेल वॉल और ये दूसरा सेल वॉल, इससे क्या प्लांट सेल भी डिवाइड कर गया। अब at the time of cytoplasmic division, organisms they like mitochondrial plastids get distributed between the two daughter cell। अब देखिए जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, लेकिन साफ साफ लिख दिया कि at the time of cytoplasmic division, यानी कि जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तब क्या होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड जो एक सेल ऑर्गेनेल्स है वो भी अपने आप को डुप्लीकेट कर लेता है, यानी कि दो डॉटर सेल में चला जाता है, ठीक है। अब देखिए इन सम ऑर्गेनिज्म केरोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एंड रिजल्ट ऑफ, देखिए अब क्या कहा कि कुछ, देखिए क्या हुआ, सुनिए क्या बोल रहा है, ये अंतिम लाइन क्या है उसको बता देते हैं। देखिए क्या है, एक सेल है, न्यूक्लियस डिवाइड किया, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर गया, है ना। तो मतलब क्या हो गया, सेल फर्दर डिवाइड कर गया। लेकिन किसी किसी सेल में क्या होता है कि सेल है, न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म है ना, जो साइटोप्लाज्म वो डिवाइड नहीं कर रहा है। तो इससे क्या होता है, सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाता है। पढ़ाए हुए हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाता है। इसको सिंसेजियम कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो लिखा है सिंसेजियम, लेकिन एक्चुअली में जो एनसीईआरटी यहाँ पे सिंसेजियम लिखा है ना, वहाँ पे यहाँ पे आपका सिनोसिटिक होगा। सिनोसिटिक क्यों, देखिए हम बताए हुए दो तरीके से होता है। एक क्या होता है, बहुत सारा सेल आपस में फ्यूज कर गया, बहुत सारा सेल का मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज कर गया। अब एक देखिए, सुनिए, बहुत सारा सेल है, क्या बोले हम, देखिए बहुत सारा सेल है, ये सब क्या हो गया, ये सब आपस में फ्यूज कर गया, मतलब एक सेल वॉल बन गया, और इसके अंदर अब सारा न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस जो है वो ऐसे आ गया,
ये एक मल्टीन्यूक्लियर कंडीशन बनाता है, इसको हम लोग कहते हैं सिंसेजियम। और एक में क्या होता है कि एक सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस फर्दर बहुत सारा डिवाइड कर जाता है, इसको हम लोग कहते हैं सिनोसिटिक। तो अब बताइए एनसीईआरटी पहले क्या लिखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस डिवाइड करता है उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता है, तो सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन बन जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा कि न्यूक्लियस डिवाइड करता है, सेल वॉल मर्ज नहीं कर रहा है, सेल मतलब सेल बहुत सारा सेल आपस में फ्यूज नहीं कर रहा है, सेल न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। तो भाई न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है मतलब सिनोसिटिक होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है सिंसेजियम। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी है। ठीक है, एग्जांपल कहाँ है, तो लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। ठीक है, यानी कि जो मतलब जो क्या कहते हैं इसको, जो वाटर कोकोनट होता है ना, वाटर वाला कोकोनट होता है, उनमें हमको इस तरह का देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए याद रखिएगा एंडो स्पर्म, तो याद रखिएगा प्लांट्स के लिए, बॉटनी में स्पर्म का मतलब होता है सीड। ठीक है, समझ गए। चलिए अब आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट नोट्स ऑफ कुछ एम्स और जिपमर के इंपॉर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं। अब देखिए समझ गए आप लोग क्या होता है सेल फ्लो, क्या होता है सेल पेट, क्या कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना। अरे सेल फ्लो कुछ नहीं है, जब मेटाफेज चल रहा था उस समय सेल जो मेम्ब्रेन है वो थोड़ा अंदर की ओर धंस गया था। जब टीलोफेज कंप्लीट हो गया तो पूरा का पूरा जो और बीच में जो मिड बॉडी था, यानी कि देखिए जब मेटाफेज बना, सुनिए क्या बोले, जब मेटाफेज हो रहा था तब मेम्ब्रेन अंदर की ओर धंसा था। जब एनाफेज शुरू हुआ तो इक्वेटर पे, एनाफेज मतलब क्या, क्रोमोसोम इक्वेटर से हट गया। जब क्रोमोसोम इक्वेटर से हटा तो जो इक्वेटर पे एक मिड बॉडी बन गया। और टीलोफेज जब उधर हुआ तो इधर क्या हुआ, जो मेम्ब्रेन था वो जाके मिड बॉडी से अटैच कर गया। अब एक सेल अलग हो गया, सेल फ्लो हो गया। प्लेट क्या है, तो फ्रैग्मोप्लास्ट अपने आप को अरेंज कर लिया, और अरेंज करने का अनुमति कौन दिया, तो माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज कर लिया, सेल प्लेट बना दिया, और फिर मिडिल लेमिला बन गया, फिर दो एडजेसेंट सेल वॉल बन गया। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट फॉर एम्स एंड जिपमर। ठीक है, अब देखिए अब हम ऐसा बोलते हैं एम्स एंड जिपमर, तो ऐसा मतलब ये नहीं कि काम का चीज नहीं है ये। ठीक है, इससे देखिए जब भी हम बताते हैं ना, जैसे हम आपको सेल में बताते थे कि ओपन द विंडो का टर्म, तो वो सब कहीं ना कहीं कुछ जानने वाला टर्म सब होता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ मिटोसिस डिक्रीज विद द इंक्रीज इन एज, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ेगा मिटोसिस का रेट घटेगा, मतलब सेल डिवीजन का रेट घट जाएगा, है ना। तो उसके बाद टर्म प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज प्रपोज बाय स्ट्रेसबर्गर, यानी कि जो आपका देखिए जो आपका टर्म है, ठीक है, क्या है, सबसे पहले क्या है, प्रोफेज, फिर क्या है मेटाफेज, फिर क्या है आपका एनाफेज, फिर क्या है आपका टीलोफेज। ठीक है, इन सब टर्म को प्रस्तुत कौन किए थे, तो स्ट्रेसबर्गर। ठीक है, अब देखिए द इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर पुशेस द क्रोमोसोम टू द अपोजिट पोल सो दे आर नोन एज पुशिंग बॉडी। कल देख रहे हैं हम लोग तीन तरह का, एनाफेज में तीन तरह का हमको ये देखने को मिलता है फाइबर, एक कंटिन्यूअस फाइबर, दूसरा क्रोमोसोमल फाइबर, तीसरा इंटरजोनल फाइबर, जो कि बताया था ना कल, ऐसा दो ये जो आपका दो क्रोमोसोम है, क्रोमेट टूट मतलब दो क्रोमेट था, टूट गया, क्रोमोसोम हो गया, इसके बीच में वो क्या होता है, हमको फाइबर देखने को मिलता है, क्या कहते हैं इसको हम लोग इंटरजोनल फाइबर कहते हैं। ठीक है, देखिए द केमिकल विच सर्व एफेक्ट मिटोसिस एंड स्टॉप इट वाज नोन एज मिटोसिस पॉइजन। देखिए अब क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो मिटोसिस होता है ना, उसको हम लोग रोक देते हैं। मतलब इसे हम लोग क्यों रोकेंगे, जो सब साइंटिस्ट का काम है। क्या होता है कि मिटोसिस का प्रक्रिया को रोक देता है। देखिए मिटोसिस मतलब क्या हो रहा है, मिटोसिस मतलब क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर बनता है ना, मतलब क्या होता है, स्पिंडल फाइबर बनता है। तो जो स्पिंडल फाइबर बनता है ना, उसको कुछ केमिकल के मदद से उस जैसे कि देखिए सेल वाल सेल है, ठीक है, फाइबर बना, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए आप लिखा हुआ है कि मिटोसिस यानी कि कुछ ऐसे आपका केमिकल है, कुछ ऐसा केमिकल है जो केमिकल से क्या होता है, मिटोसिस जो होता है, यानी कि जो मिटोसिस का प्रक्रिया है, जो प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, ठीक है ना, टीलोफेज है, उस फेज सबको रोक देता है। मतलब सिंपल समझिए कि मिटोसिस होने नहीं देता है, मतलब न्यूक्लियस को डिवाइड होने नहीं देता है। ठीक है, जैसे कि आपका राइबोन्यूक्लियस एक केमिकल है जो कि प्रोफेज को मतलब इनहिबिट
प्रोफेज मतलब ये हुआ कि मिटोसिस में जो प्रोफेज होता है ना उसी को रोक देता है, इनहिबिट कर देता है, ठीक है। इसके बाद मस्टर्ड गैस, ठीक है, इट कॉज फ्रेगमेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम, ये क्या करता है ना कि क्रोमोसोम को ना टुकड़ों में तोड़ देता है, यानी कि जो क्रोमोसोम यहाँ पे अरेंज है ना, उस क्रोमोसोम को ये टुकड़ा में तोड़ देता है। कौन? मस्टर्ड गैस, ठीक है ना। आपको बता दें हम कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना तो इस गैस का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि देखिए अब क्रोमोसोम टुकड़ों में टूट जाएगा तो इंसान मर जाएगा। क्रोमोसोम टुकड़ा में टूट जाएगा मतलब क्या होगा? सेल का कहानी बदल जाएगा। अब सेल का कहानी बदल जाएगा तो भाई इंसान पक्का कि मर जाएगा, ठीक है। और एक होता है आपका कॉल्सिन, ठीक है ना, कॉल्सिकाइन, ठीक है। इट अफेक्ट मेटाफेज में, देखिए जो कॉल्सिकाइन है, ठीक है, इसको हम लोग कॉल्सिचिन कहते हैं, ठीक है ना, कॉल्सिचिन, ठीक है। जो कॉल्सिचिन है वो क्या करता है? मेटाफेज, मिटोसिस में जो मेटाफेज होता है उसको इफेक्ट करता है, ठीक है। अब देखिए मतलब हम लोग 3 केमिकल का नाम जाने जो कि मिटोसिस को होने नहीं देगा। एक आपका क्या देखे हम लोग? राइबोन्यूक्लियस, दूसरा क्या देखे? मस्टर्ड गैस, और तीसरा क्या देखे? कॉल्सिन, ठीक है। अब देखिए जो कॉल्सिन है वो क्या करता है? वो मेटाफेज को होने नहीं देता है। मतलब जो सिंपल समझिए, अगर एक सेल में अगर मिटोसिस हो रहा है, सुनिए क्या बोल रहा है, अगर एक सेल में मिटोसिस हो रहा है, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड करने का अवस्था पे है, अगर उसमें आप उस सेल में क्या कीजिएगा? अगर आप राइबोन्यूक्लियस को डाल दीजिएगा तो होगा क्या? तो प्रोफेज नहीं होगा। अगर मस्टर्ड गैस को डाल दीजिएगा तो सारा का सारा क्रोमोसोम टुकड़ों में टूट जाएगा। अगर आप कॉल्सिन को डालिएगा तो क्या होगा? प्रोफेज तो हो जाएगा लेकिन मेटाफेज को होने नहीं देगा, मतलब स्पिंडल फाइबर को बनने नहीं देगा, ठीक है। मतलब जो ये बना है ना स्पिंडल फाइबर, अगर आप यहाँ पे कॉल्सिन को डालिएगा ना तो ये स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद कॉल्सिन ब्रेक द न्यूक्लियस स्पिंडल apparatus so it prevent the chromosomal separation that bring endoduplication of chromosomal nuclear polyploids, ठीक है। देखिए तूने क्या लिखा? कॉल्सिन क्या कहता है? देखिए समझिए क्या बोल रहे हैं। कॉल्सिन ब्रेक द न्यूक्लियस स्पिंडल apparatus, यानी कि कॉल्सिन क्या कहता है कि जो न्यूक्लियस स्पिंडल apparatus उसको तोड़ देता है। समझिए क्या बोल रहा है, नहीं कीजिएगा। देखिए 3 बताया ना, राइबोन्यूक्लियस, मस्टर्ड गैस और तीसरा क्या बताएं? कॉल्सिन। जो कॉल्सिचिन है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए पहली बात तो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा इंपॉर्टेंस में ये है कि जो कॉल्सिचिन है ना वो क्या कर सकता है? तो वो न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर, जो न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर होता है ना, ये इसको बनने नहीं देता है। अगर बना होगा तो तोड़ देगा, अगर नहीं बना होगा तो असेंबली होने नहीं देगा, मतलब उसको बनने नहीं देगा, ठीक है। इससे होता क्या है? सो इट प्रिवेंट्स द क्रोमोसोम। अब देखिए अब सिंपल सी बात है कि अगर क्रोमोसोम अपने आप को क्या बोले कि अगर क्रोमोसोम अपने आप को इक्वेटर पे अरेंज नहीं करेगा तो क्या सेंट्रोमेर डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। अगर सेंट्रोमेर डिवाइड नहीं करेगा तो क्या क्रोमोसोम सेपरेट होगा? नहीं होगा। तो अगर क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होगा तो डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा। होगा कि नहीं मतलब होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो उसको हम लोग कहेंगे पॉलीप्लॉइड, ठीक है। समझ गए ना? द मिटोसिस इफेक्ट बाय कॉल्सिन इज नोन एज मिटोसिस सी। देखिए कॉल्सिसिन जो है, जो कॉल्सिसिन है, कॉल्सिसिन के कारण जो मिटोसिस इफेक्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं मिटोसिस सी, ठीक है। समझे कॉल्सिसिन क्या होता है? अरे कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं है। देखिए मेटाफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर पूरा डेवलप हो जाता है। ये सेल है, ये सेल हो गया आपका, और इस सेल में ये स्पिंडल फाइबर क्या हुआ? तैयार हो गया है। अगर आप इस सेल में क्या कीजिएगा? कॉल्सिचिन को मिला दीजिएगा या फिर डाल दीजिएगा तो क्या होगा? जो फाइबर बना हुआ है ना, जो न्यूक्लियस, ये क्या है? व्हाट इज दिस? न्यूक्लियर स्पिंडल एपार्टस, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर आप एक सेल में कॉल्सिचिन को मिलाइएगा तो क्या होगा कि न्यूक्लियर स्पिंडल एपार्टस जो है बाबू वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टूट जाएगा। अब बताइए अगर न्यूक्लियर स्पिंडल एपार्टस अगर टूट गया तो क्या क्रोमोसोम यहाँ अरेंज होगा? नहीं होगा। अगर क्रोमोसोम अरेंज नहीं हुआ तो क्या क्रोमोसोम डिवाइड होगा? नहीं होगा। अगर क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होगा तो क्या डीएनए कंटेंट डबल हुआ था इस फेज में वो डिवाइड होगा? नहीं होगा। मतलब इस सेल के अंदर क्रोमोसोम का संख्या अधिक हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा? ये पॉलीप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप मिटोसिस को कॉल्सिचिन से मतलब डिस्टर्ब करते हैं या फिर इफेक्ट पहुंचाते हैं, ठीक है, तो उस तरह का मिटोसिस को हम लोग कहते हैं मिटोसिस सी, ठीक है। कॉल्सिचिन कहां से आता है? तो कॉल्सिचिन ऑब्टेन फ्रॉम द सीड ऑफ
कैल्शियम ल्यूटियम प्लांट, यानी कि जो कैल्शियम ल्यूटियम प्लांट होता है उससे क्या होता है, कॉन्सिजिन मिलता है हमको, ठीक है। अब देखिए माइटोजेन आर दोस केमिकल व्हिच इंड्यूस माइटोसिस। अब देखिए अभी राइबोन्यूक्लियस, मस्टर्ड गैस और कॉन्सिजिन, ये क्या था, ये न्यूक्लियस स्पिंडल मतलब ये देखिए जो आपका राइबोन्यूक्लियस, ठीक है, मस्टर्ड गैस और कॉन्सिजिन, ये क्या किया था, ये आपका मिटोसिस को रोका था। और कुछ वैसे भी केमिकल है जो मिटोसिस को प्रमोट करते हैं, इंड्यूस करते हैं कि नहीं तुम हो, मतलब प्रोमोट मतलब क्या होता है, बोलते हैं कि जैसे देखिए कुछ लाइफ में कुछ वैसे इंसान होते हैं जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, कुछ वैसे होते हैं जो आपको डिमोलाइज करेंगे, करते हैं ना। कुछ वैसे होते हैं जो बोलते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम है ना, हम सबको ये बोलते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप लोग बिल्कुल कीजिएगा। और कुछ वैसे भी होते हैं जो बोलते हैं डॉक्टरी कहाँ से हो पाएगा, बहुत पढ़ना होता है, बहुत पैसा लगता है। तो मतलब दो तरह के लोग हो गए ना, एक वो कि जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक वो जो आपको डिमोलाइज कर रहे हैं। तो ऐसे भी केमिकल भी कई तरह के होते हैं। तो अगर वैसे केमिकल जो मिटोसिस को डिमोलाइज कर देते हैं, मतलब मिटोसिस को होने नहीं देते हैं, राइबोन्यूक्लियस, मस्टर्ड गैस, कॉन्सिजिन। और कुछ वैसे भी केमिकल है जो कि मिटोसिस को अप्रिशिएट करते हैं कि तुम जल्दी हो, अच्छे से हो जाओ, ठीक है। कौन कौन है उसमें, तो वैसे सुनिए, वैसे केमिकल क्या बोले कि वैसे केमिकल जो मिटोसिस को इंड्यूस करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, मतलब होने के लिए बोलते हैं, उसको हम लोग मिटोजेन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिटोजेन, ठीक है। मिटोजेन, अब बहुत तरह का मिटोजेन है, क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, थायरोक्सिन, जाइबेरियम, साइटोकिन्स, ऑक्सिन्स, ठीक है ना, टेम्परेचर, स्टेरॉइड्स, लिम्फोकिन्स, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर और प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर। मतलब देखिए ये सब जो नाम बोले ना, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, थायरोक्सिन, जिबरेलियम, ठीक है ना, साइटोकिन्स, ऑक्सिन्स, ये सब कुछ वैसे केमिकल है जो कि मिटोसिस का प्रोसेस को अप्रिशिएट करते हैं। जैसे कि आपका देखिए ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, थायरोक्सिन, ये एनिमल्स में। अब प्लांट में थोड़े थायरोक्सिन और इंसुलिन होता है, नहीं होता है। तो प्लांट्स में गिलविडियम होता है, साइटोकिन्स होता है, ठीक है ना, ऑक्सिन्स होता है, ये सब प्लांट में, प्लांट के केमिकल है जो कि प्लांट में मिटोसिस को अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। फिर अगर अधिक टेम्परेचर होगा तो भी मिटोसिस अधिक होगा या फिर जल्दी होगा, ठीक है। इसका स्टेरॉइड, ठीक है ना, इसका लिम्फोकाइनिन्स, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर, ये सब कुछ वैसे, ये देखिए अभी जो नाम बोले हम, ये सब क्या है, सब मिटोजेन है। मिटोजेन मतलब ये सब क्या, हम देखिए ये सब क्या है, मिटोजेन है। तो मिटोजेन मतलब क्या, ये वैसे केमिकल है, क्या बोले, मिटोजेन है मतलब ये वैसे केमिकल है जो कि मिटोसिस को अप्रिशिएट करते हैं कि तुम हो जाओ जल्दी। और राइबोन्यूक्लियस, मस्टर्ड गैस और आपका कोसोकाइनिन, वो क्या होता है, वो इनहिबिट करता है कि तुम मिटोसिस, तुम रुक जाओ, तुमको नहीं होना है, ठीक है। अब देखिए स्पिंडल कैन बी ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप। देखिए स्पिंडल जो होता है ना, उसको हम लोग एक तरह का माइक्रोस्कोप होता है, उसको पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप कहते हैं। उससे आप स्पिंडल की जो स्पिंडल बनता है ना, ये जो स्पिंडल बना, उसको आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इन मेटाफेज स्टेज द क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ ऑन द इक्वेटर प्लेट्स। फॉर दिस पर्पस दे मूव टुवर्ड्स इक्वेटर। दिस मूवमेंट इज नोन एज मेटाकाइनेसिस और कांग्रेशन। देखिए क्या कह रहा है, अच्छा लाइन का है, देखिए क्या होता है, सुनिए। देखिए ये क्या है, क्या बना दिए हम, ये न्यूक्लियस स्पिंडल अपार्टर्स बनाए ना। अब देखिए मेटाफेज स्टेज, देखिए मेटाफेज स्टेज में क्या, ये मान लीजिए सेल है, ठीक है। देखिए मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, मेटाफेज स्टेज में क्या होगा कि न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर बनेगा, अपने आप को अरेंज करेगा, है ना। जब ये अपने आप को अरेंज करेगा उस दौरान क्या होगा कि देखिए जब जैसे जैसे इक्वेटर, सुनिए जैसे जैसे ये इक्वेटर है, तो जैसे जैसे, सुनिए क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे इक्वेटर बनेगा, क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे इक्वेटर बनेगा वैसे वैसे क्या होगा, जो क्रोमोसोम है वो भी देखिए, मान लीजिए क्रोमोसोम यहाँ है, समझिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ है ना, यहाँ है, यहाँ है सर, 4 सेल में 4 को होता है, ऐसा नहीं है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है ना, हम बस समझा रहे हैं, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इन मेटाफेज स्टेज द क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ ऑन द इक्वेटर प्लेट। यानी कि मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, ये सारे का सारा क्रोमोसोम ये अपने को कहाँ अरेंज करेगा, मेटाफेज प्लेट पे, इक्वेटर पे अरेंज करेगा ना। तो फॉर दिस पर्पस, मैंने इसी कारण से दे मूव टुवर्ड्स इक्वेटर, यानी कि ये क्या होता है, क्रोमोसोम मूव करता है धीरे धीरे, ये भी क्या होता है, मूव करता है, क्या होता है,
मूव करता है ऐसे, कहाँ किस तरफ, इक्वेटर को जा रहा है सब। अरे सारा सारा का क्रोमोसोम कहाँ जा रहा है, इक्वेटर की तरफ जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं मेटाकाइनेसिस या फिर कांग्रेशन। क्या कहेंगे इसको हम लोग, जनरली हम लोग कहते हैं कांग्रेशन, ठीक है ना। क्या कहेंगे, कांग्रेशन, समझे। उसके बाद इन लेट प्रोफेज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक अप इनटू फ्रेगमेंट, दिस ऑकर ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ सीडीके। आप देखिए लेट प्रोफेज में क्या होता है, लेट प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अपने आप, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टुकड़ों में बिखर जाता है। और ये किस कारण से होता है, तो ये होता है सीडीके की मदद से। याद है सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, वो ये काम को करवाता है। उसके बाद अब द एनाफेज द क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल एट स्पीड। देखिए एनाफेज में क्या होता है, मतलब देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये जो हम बता रहे हैं एनाफेज का क्वेश्चन, ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन मतलब अगर जो एग्जामिनर है ना उसका अगर दिमाग बहुत खराब रहेगा, किसी कारण से वो गुस्सा रहेगा, तो ये सब क्वेश्चन पूछेगा। पहले हम क्या बताएं कि क्रोमोसोम जो है वो अपने आप को इक्वेटर की तरफ लेके, मतलब इक्वेटर बन रहा है, इक्वेटर बन गया है और इक्वेटर बन रहा है, और क्या देखिए साइमल्टेनियसली सब काम होते रहता है। इक्वेटर बन रहा है, क्रोमोसोम मूव का, ऐसा नहीं कि इक्वेटर बन गया तब क्रोमोसोम चलना शुरू किया, नहीं, सब काम साथ होता है, ठीक है। इक्वेटर बन रहा है और क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम मूव कर रहा है ना। अब देखिए क्रोमोसोम मूव कर रहा है, मूव कर क्या, इक्वेटर पे जाएगा, अपने आप को अरेंज कर देगा। अब क्या होता है कि जब ये सारा का सारा क्रोमोसोम क्या हुआ, अपने आप को इक्वेटर पे अरेंज कर दिया, ठीक है। एनाफेज में क्या होता है, ये टूटता है, यहां से बनता है ना टूट के, टूट के बना। तो अब जो है ये सुनिए क्या बोल रहे हैं, एनाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है, जो सेंट्रोमेयर स्प्लिट करता है, टूटता है और टूट के कहा, पोल की तरफ जाता है। तो किस स्पीड से जाता है, ठीक है, तो उसका स्पीड होता है 1 माइक्रोमीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो 1 माइक्रोमीटर मूव करता है, ठीक है। फिर उसको एक क्रोमोसोम को खींच के पोल तक लाने में कितना एनर्जी खर्च होता है, तो 30 एटीपी का एनर्जी खर्च होता है। कोई दिक्कत, सब तो आसान है, क्या है, कोई कुछ हार्ड लग रहा है इसमें, सिंपल सी। एनाफेज में क्रोमोसोम मूव, एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम स्प्लिट करके दोनों तरफ भागता है कि नहीं भागता है, भागता है भाई। अब भागता है मतलब क्या, चलता है, तो चलने का कोई स्पीड होगा ना, तो इसका स्पीड है 1 माइक्रोमीटर पर मिनट। अब जब वो चलेगा एनर्जी भी खर्च होगा। तो एक सुनिए, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, एक ये क्या बोले, मार्कर चेंज कर देते हैं, ये देखिए ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। इसको यहां से यहां तक मूव लाने, यहां था पहले, यहां से इसको खींच के यहां पे लाने में 30 एटीपी एनर्जी खर्च होता है, ठीक है। उसके बाद ड्यू टू देखिए एंडोमाइटोसिस द क्रोमोसोम बिकम डबल बट नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दिस रिमेन यूनाइट बाय द सेंट्रोमियर, दिस इज नोन एज स्काई कॉन्फ़िगरेशन। देखिए क्या होता है, हम लोग के बॉडी में एक तरह का क्रोमोसोम होता है, उसको हम लोग कहते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम। क्या कहते हैं, पॉलीटीन क्रोमोसोम, जो कि हम लोग को सिलेक्टरी ग्लैंड में देखने को मिलता है। क्या बोले हम कि हम लोग के बॉडी में, ठीक है, एक तरह का क्रोमोसोम होता है, उसको हम लोग क्या, उसको हम लोग कहते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम, ठीक है। और जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है वो क्या होता है, आपको जो क्या बोले हम कि हम लोग के बॉडी में कुछ वैसे क्रोमोसोम है जिसको हम लोग पॉलीटीन क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। और ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है वो हमको देखने को मिलता है सिलेक्टरी ग्लैंड में। देखिए उसमें क्या होता है, उसमें होता क्या है कि द क्रोमोसोम बिकम डबल, देखिए क्रोमोसोम डबल हो जाता है लेकिन सेपरेट नहीं होता है। मतलब क्या बोल रहे हैं सर, कंफ्यूजन हो रहा है, वो कंफ्यूजन कुछ नहीं कर रहा है, हम बता रहे हैं क्या होता है। पानी पी लें फिर बताते हैं। देखिए क्या बोले हम ये बोल रहे हैं कि देखिए सिलेक्टरी ग्लैंड में, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम। कुछ वैसे क्रोमोसोम होते हैं, सुनिए, जो कि क्या होते हैं कि डबल तो होते हैं, सुनिए क्या बोल, डबल तो होते हैं लेकिन सेपरेट नहीं होते हैं। मतलब ये कि देखिए पहले क्या था, एक सेंट्रोमियर, ठीक है, और इस पे 2 क्रोमेटिड्स, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों क्रोमेटिड्स डबल तो हो गया लेकिन सेपरेट नहीं हो। मतलब क्या हुआ, किस तरह कंडीशन बनेगा, देखिए तो ऐसा बनेगा कंडीशन। क्या बोले हम कि क्रोमोसोम सेपरेट तो किया बट, सॉरी सेपरेट नहीं किया, गलत बोल दिया, सॉरी, हम बोल ये रहे डिवाइड तो किया, यानी क्रोमोसोम क्या होगा, डिवाइड तो किया लेकिन सेपरेट नहीं हुआ।
नहीं हुआ। ठीक है, क्या बोले हम कि देखिए कुछ हम लोग सुने, हम लोग के बॉडी में कुछ वैसे क्रोमोसोम होते हैं, सुने क्या बोल रहे हैं, हम लोग के बॉडी में कुछ वैसे क्रोमोसोम होते हैं जो क्रोमोसोम डिवाइड तो करते हैं, 2 से 4 बनेंगे, क्रोमोसोम डिवाइड तो करेंगे, लेकिन सेपरेट नहीं होगा। और ये कहां देखने को मिलता है? देखने को मिलता है आपका सैलिवरी ग्लैंड में। अब सेपरेट नहीं होगा तो क्या होगा? तो देखिए ये डिवाइड, मान लीजिए कि दोनों डिवाइड किया तो क्या होगा? ऐसा बन, देखिए, और सेंट्रोमियर का साइज जो सेंट्रोमियर है ना उसका साइज बढ़ता चला जाता है, ये ऐसा अरेंज हो जाएगा, देखिए ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, 2 4, फिर 4 से 8, 8 से 16, ऐसा डिवाइड तो कर रहा है ये, लेकिन सेपरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये जिस तरीके से अपने आप को अरेंज किया था इसको हम लोग कहते हैं स्काई कन्फिग्रेशन। स्काई SKY, आसमान वाला कन्फिग्रेशन है, स्काई SKI। ठीक है ना, स्काई कन्फिग्रेशन। समझे? कोई दिक्कत? होता है बाबा, ऐसा क्रोमोसोम होता है। देखिए हम लोग पढ़ेंगे इसको, जब हम लोग देखेंगे जेनेटिक्स तो हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, क्या बोले हम? और ये इसको देखिए, इसको हम लोग कहते हैं एक तरह का एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस मतलब क्या? एंडो मतलब अंदर, यानी कि माइटोसिस तो हो रहा है लेकिन क्रोमोसोम अलग नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं, सेपरेट नहीं हो रहा है। डिवाइड तो कर रहा है, लेकिन सेपरेट नहीं हो रहा है। और सेंट्रोमियर का साइज बढ़ता चला जाता है। ठीक है ना, सेंट्रोमियर और बढ़ जाएगा, इस पे 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, एक और कहीं अरेंज कर देते हैं, 8, ऐसे। ठीक है, ये क्या, ये बीच में क्या है? सेंट्रोमियर है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्काई कन्फिग्रेशन। मतलब देखिए साफ साफ लिखा, क्या लिखा देखिए, ड्यू टू एंडोमाइटोसिस द क्रोमोसोम बिकम डबल, यानी क्रोमोसोम डबल तो हो जाता है बट नॉट सेपरेट, लेकिन सेपरेट नहीं हो पाता है। ठीक है, फ्रॉम ईच अदर, अलग अलग हटता नहीं है। ठीक है, दे रिमेन यूनाइट, वो सब एक साथ होता है। यूनाइट मतलब क्या होता है? एक साथ रहना, सब एक साथ रहता है। ठीक है, बाय द सेंट्रोमियर, यानी कि एक सेंट्रोमियर सब क्या होता है? यूनाइट होता है। ठीक है, और इसको हम लोग स्काई कन्फिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, एग्जामिनर अपना ज्ञान देगा तो ही बताइएगा ये सब। ठीक है, थोड़ा उच्च लेवल का है। ठीक है, अब देखिए, a normal somatic cell does not lives forever after undergoing a certain fixed number of division they die, this limit is called Hayflick limit। देखिए क्या है, बड़ा अच्छा लाइन लिखा, हम लोग अमर क्यों नहीं है? हम लोग why we not alive, हम लोग अमर क्यों नहीं? हम लोग का हमसे होता है ना, हम लोग हर इंसान एक समय के बाद जाके मर जाते हैं। हाँ, आपको बताए हुए हैं कि हम लोग क्रोमोसोम के ऊपर टेलोमियर होता है, उस टेलोमियर पे टेलोमेरिक DNA होता है, और टेलोमेरिक DNA हम लोग का लाइफ का बायोलॉजिकल क्लॉक है। जब तक वो चलेगा हम लोग चलेंगे, जब रुक जाएगा हम लोग खत्म हो जाएंगे, बताए हुए। अब क्या है कि देखिए, एक सेल को सुनिए, हर एक DNA को पता, क्या बोल रहा है सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, क्या बोल रहे हैं कि देखिए क्या बोल रहे हैं कि हर एक DNA को पता होता है कि हम हर एक, देखिए सेल के अंदर DNA डिवाइड मतलब डुप्लीकेट करता है, तो हर एक सेल के DNA को पता होता है कि हमको कितना बार डिवाइड करना है, मतलब हमको कितना बार डिवाइड करना है, उसके बाद रुक जाना है। और जब सेल डिवाइड रुक जाएगा इंसान खत्म हो जाएगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि एक नॉर्मल सोमेटिक सेल में क्या लिखा है कि नॉर्मल सोमेटिक डज नॉट लिव फॉरएवर। जो भी हम लोग के बॉडी में क्या सब सोमेटिक सेल है, तो एक नॉर्मल सोमेटिक सेल हमेशा जीवित नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उस सेल का DNA को पता है कि हमको कितना बार डिवाइड करना है, वो उतना बार डिवाइड होगा फिर वो रुक जाएगा, और वो उतना बार डिवाइड होगा, एक बार भी कम, एक बार भी कम या फिर एक बार भी ज्यादा नहीं होगा, वो उतना बार डिवाइड होगा। हाँ, अब बशर्ते कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, बशर्ते कोई दुर्घटना ना घट जाए, एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, मतलब कोई अगर सब एक नॉर्मल कंडीशन में, हम क्या एक नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल, अब देखिए किसी को कोई इन्फेक्शन है, कोई बीमारी है तो अलग बात है, तब सेल का जो DNA को पता है कि हमको कितना बार डिवाइड करना है, उससे पहले भी रुक सकता है ये। लेकिन एक नॉर्मल कंडीशन में DNA को पता होता है, एक सेल के DNA को पता है कि हमको कितना बार डिवाइड करना है। इसलिए तो कहते हैं कि न्यूक्लियस अपने मरने का तय खुद, याद बताए हुए ना, अपना मतलब मरने का निर्माण खुद कर लेता है ना, प्लान फॉर डेथ, एपोप्टोसिस बताए हुए हम। तो एक DNA को पता है कि हमको कितना बार डिवाइड करना है ना? और जितना, अब देखिए जितना बार उसको डिवाइड करना है, जिस लिमिट तक उसको डिवाइड करना है, उसको हम लोग कहते हैं हेफ्लिक लिमिट। क्या कहते हैं? हेफ्लिक लिमिट। ठीक है, मतलब देखिए समझ क्या बोले, देखिए
एक सेल का मतलब सबसे पहले कि हम लोग अमर नहीं है। अमर नहीं के पीछे कारण क्या है कि एक सेल को पता है, एक सेल का जो डीएनए उसको पता है कि इस सेल को कितना बार डिवाइड करना है, जितना बार वो डिवाइड करना है उतना बार डिवाइड कर जाएगा, फिर रुक जाएगा, उसके आगे फिर नहीं बढ़ेगा। और जब रुक जाएगा, जब डिवाइड करना रुक जाएगा मतलब इंसान खत्म हो जाएगा। और जब तक देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक डीएनए है, ठीक है, इसको पता है कि इसको 4 बार डिवाइड करना है, फॉर एग्जाम्पल समझने के, इसको 4 बार डिवाइड करना, ठीक है। तो ये जो इसको 4 बार डिवाइड करना है मतलब ये उसका लिमिट हो गया। क्या हो गया? लिमिट हो गया। तो दिखता है ना, 4 बार जिसको डिवाइड करना है तो वो उसका लिमिट हो गया। क्या हो गया? लिमिट हो गया। तो इसी लिमिट को हम लोग कहते हैं हे फ्लिक लिमिट। क्या कहते हैं? हे फ्लिक लिमिट। अब अगर हम बात करें कैंसर सेल का, तो उसके पास कोई हे फ्लिक लिमिट नहीं है, उसको पता नहीं है कि वो कितना बार डिवाइड करना है, वो लगातार डिवाइड कर ही रहा है, इसीलिए तो कैंसर सेल है वो। आया बात समझ में? देखिए समझे क्या बोले हम, हमारे हर सेल के डीएनए को पता होता है ना। क्या बोले कि हमारे हर सेल के डीएनए को पता होता है कि हमको कितना बार डिवाइड करना है। एक नॉर्मल कंडीशन में वो उतना बार डिवाइड करेगा, फिर डिवाइड करना रुक जाएगा। और जब डिवाइड करना अब जितना बार वो डिवाइड किया तो उसका लिमिट था, उसी लिमिट को हम लोग कहते हैं हे फ्लिक लिमिट। HEY, हे फ्लिक लिमिट। अब सर ये उतना बार डिवाइड, हाँ उतना बार वो डिवाइड करता ही है। अगर उस डीएनए के पास खबर है कि हाँ इस सेल को अगर 50 बार डिवाइड करना तो पूरा का पूरा 50 बार डिवाइड करेगा, एक बार भी कम डिवाइड नहीं करेगा, वो पूरी 50 बार डिवाइड करके ही मरेगा वो। लिमिट है। हाँ अंडर नॉर्मल कंडीशन, अगर कंडीशन बिगड़ेगा, कुछ दुर्घटना हो जाएगा, कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा, बॉडी में कई तरह के डिजीज अगर उत्पन्न हो जाएंगे तो वो सेल डिवाइड करना तो वो डीएनए अपना खबर, डीएनए के पास जो खबर है वो डीएनए खबर खो सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन रहेगा तो वो सेल को पता है कि इसको कितना बार डिवाइड करना है, उसको लोग क्या कहते हैं? उसको लोग कहते हैं हे फ्लिक लिमिट। लेकिन साफ देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, इन कैंसर सेल द हे फ्लिक लिमिट इज नॉट ऑब्जर्व, सो दिस सेल आर नेचुरली इमॉर्टल। अब क्या है? अब अमर सेल, जो अमर सेल होता है, नहीं तो कैंसर सेल है, ठीक है ना, वो अपना लिमिट भूल जाता है, मतलब उसके पास कोई हे फ्लिक लिमिट है ही नहीं जब तक मेरे को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। मतलब समझिए कि एक ब्रेक फेल गाड़ी की तरह आराम, मतलब चल ही रहे, चलते जा इमॉर्टल है, रुकने का कोई मतलब रुकने का कोई नाम ही नहीं है वो। इमॉर्टल मतलब रुकने का कोई नाम नहीं है, वो लगातार मूव, मतलब लगातार मूव कर रहा है, लगातार डिवाइड कर रहा है। तो क्यों लगातार डिवाइड कर रहा है? क्योंकि जो कैंसर सेल है वो अपना हे फ्लिक लिमिट भूल गया है, उसको पता नहीं कब रुकना है, क्योंकि हर सेल को तो पता है कि हाँ मेरा लिमिट हो गया, हमको नहीं डिवाइड करना है आगे। लेकिन कैंसर सेल को पता नहीं होता है कि उसको कब तक डिवाइड करना है, उसी को हम क्या, तो वो क्या होता है, उसके पास हे फ्लिक लिमिट खत्म। देखिए लिखा हुआ है इन कैंसर सेल द हे फ्लिक लिमिट इज नॉट ऑब्जर्व, सो दिस आर नेचुरली इमॉर्टल। तो कैंसर सेल में क्या होता है? हे फ्लिक लिमिट नहीं देखने को मिलता है, इसलिए वो सेल क्या होता है? इमॉर्टल होता है, लगातार डिवाइड करते होगा, लगातार डिवाइड करते रहेगा, जब तक उसको न्यूट्रिशन मिलते रहेगा डिवाइड करते रहेगा। अब हाँ न्यूट्रिशन मतलब अब एक ब्रेक फेल ही गाड़ी है, लेकिन उसको जब अगर तेल खत्म हो तो गाड़ी रुक जाएगा। तो उस कैंसर से अगर हम क्या बोले कि एक ब्रेक फेल गाड़ी है, ऐसा नहीं कि ब्रेक फेल गाड़ी हमेशा चलते रह जाएगा, अरे उस गाड़ी में जितना तेल है वो तेल खत्म हो जाए तो गाड़ी रुक जाएगा। तो सेम कहानी है अभी, अरे इंसान मर जाने के बाद थोड़ी सेल डिवाइड करता है, नहीं। अगर कोई किसी इंसान को कैंसर है और वो मर गया थोड़ी उसका सेल डिवाइड करेगा, क्योंकि इंसान मर गया मतलब उसके अब उस सेल को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, फ्यूल नहीं मिल रहा है ना, ईंधन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो फिर और वो डिवाइड नहीं कर पाएगा, है ना। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे पहुंच गए बात कैंसर सेल पे, ठीक है। तो थोड़ा जब कैंसर सेल पे आ ही गए हैं तो हम थोड़ा कैंसर के बारे में जान लेते हैं। मतलब समझिए कि ये हम लिंक कर रहे हैं किसको? हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है 12th का सिलेबस है आपका, उसको थोड़ा यहाँ पे लिंक करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बात जानते हैं हम लोग कैंसर सेल के बारे में, कैंसर के बारे में, ठीक है। देखिए तो मतलब ये, अब देखिए तो ये समझ लीजिएगा आप, अनकंट्रोल्ड मिटोसिस, क्या बोले? अनकंट्रोल्ड मिटोसिस मतलब ये कि एबनॉर्मल सेल, सॉरी एबनॉर्मल ग्रोथ, फिर कैंसर। मतलब सुनिए क्या हुआ, ठीक है। देखिए कैंसर सेल, जो कैंसर है ना, कैंसर को हम लोग कैरियोजेनेसिस भी कहते हैं। जैसे कि जो कैंसर है उसका साइंटिफिक जो नेम है ना, जो जैसे कि कैंसर हो गया तो कैंसर, इसका साइंटिफिक नेम इसको हम लोग कहते हैं कार्सिनोमा। साइंटिफिक नेम है कार्सिनोमा, का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं हम कि देखिए अगर मिटोसिस अनकंट्रोल्ड है
मतलब इसके पास सूचना है ही नहीं, लगातार डिवाइड करते जा रहा है, कोई हे फ्लिक लिमिट नहीं है, लगातार डिवाइड करते जा रहा है। मतलब क्या होगा, एबनॉर्मल ग्रोथ होगा, तो जितना ग्रोथ होना चाहिए उससे अधिक ग्रोथ हो जाएगा उस ऑर्गन पे, किसी जगह पे, ठीक है। और उसी को हम कहेंगे कैंसर, है? मतलब सुनिए, अगर किसी सेल में हे फ्लैग लिमिट अगर खत्म हो गया, लिमिट का मतलब लिमिट तो है लेकिन लिमिट का उसके पास जानकारी नहीं है, तो क्या होगा, अब हे फ्लैग लिमिट खत्म हो गया तो लगातार डीएनए डिवाइड कर रहा है, लगातार सेल डिवाइड कर रहा है, मतलब लगातार न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, मतलब मिटोसिस हो रहा है। और कैसा मिटोसिस हो रहा है, तो कोई किसी के कंट्रोल में है नहीं, मतलब अनकंट्रोल मिटोसिस हो रहा है। अब अगर अनकंट्रोल मिटोसिस हो रहा है तो मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, अगर एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है तो वो कैंसर का सूचक है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कैंसर के बारे में, कि क्या होता है कैंसर, कैसे कैंसर अराइज होता है। कुछ वैसे बैक्टीरिया है जो कि कैंसर को प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे वायरस है जो कैंसर को प्रोड्यूस करते हैं, और आपके बॉडी में कुछ वैसे सेल छिपे हुए हैं जो कैंसर को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब घर का भेदी लंका ढाई, हम लोग का बॉडी का सेल है, हमारा सेल है ये, लेकिन फिर भी दूसरे का बात मानता है ना। सुनते हैं ना कि अगर कोई घर का आदमी अगर आपका दुश्मन से मिले तो आपका घर का बर्बादी तय है, ठीक है। देखिए आते हैं कैंसर पे, ठीक है। अब बोलिएगा नहीं कि सर ये तो सेल डिवीजन से कहाँ सीधा कैंसर में पहुंच गया, तो बाबू अब तो जानते ही हैं, हमको जो टॉपिक मिलता है उसको मिलोंगेट कर देते हैं। और देखिए कहीं नहीं गए हैं बाबू, ये सब आपका एनसीईआरटी के, आपकी 11-12 का एनसीईआरटी में ही है, ठीक है। चलिए देखिए कैंसर में क्या होता है, तो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, क्या बोले, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, पहला बात क्या होता है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होता है, क्या होता है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होता है, ठीक है। दूसरा बात रैपिड मिटोसिस डिवीजन। अब देखिए एबनॉर्मल सेल ग्रोथ मतलब क्या, कि कोई इसके पास लिमिट है ही नहीं तो एबनॉर्मली ग्रोथ कर रहा है लगातार। उसके बाद दूसरा क्या होता है, रैपिड मिटोसिस, यानी कि लगातार मिटोसिस का प्रक्रिया चलते रहता है, ठीक है। और तीसरा कैसे लिख देते हैं, रैपिड मिटोसिस, लगातार मिटोसिस चलता रहता है। तीसरा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, मेटास्टेटिस। अब देखिए मेटास्टेटिस मतलब क्या होता है, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन बता दें आपको हम, क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन है कि मोस्ट फियरसम प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर, ठीक है ना। मतलब नीट को ले लीजिए, एम्स को ले लीजिए, जिपमर को ले लीजिए, कहीं ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन पूछा नहीं, ठीक है। मोस्ट फियरसम प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर का सबसे फियरसम मतलब क्या, सबसे अधिक, सबसे अच्छा प्रॉपर्टी क्या है। अब सर कैंसर का भी अच्छा प्रॉपर्टी, मतलब अब कैंसर का तो भैया अच्छा है ना, वो है ना। चलिए देखिए मेटास्टेटिक मतलब क्या होता है, सुनिए क्या होता है, ठीक है। सुनिए किसी एक जगह पे आपके बॉडी में किसी एक जगह पे कैंसर सेल प्रोड्यूस हुआ, सुनिए क्या बोल रहे हैं, किसी एक जगह पे कैंसर सेल प्रोड्यूस हुआ। अब वो सेल के पास तो रैपिड ग्रोथ है, वो सेल के पास एबनॉर्मल ग्रोथ है, वो सेल के पास रैपिड मिटोसिस है। तो किसी एक जगह पे कैंसर सेल बना, वो लगातार ग्रोथ किया, सुनिए वो लगातार ग्रोथ किया, रैपिड डिवीजन हुआ, उसमें रैपिड मिटोसिस हुआ। और क्या हुआ कि देखिए सुनिए, मान लीजिए सपोज कीजिए ये एक ऑर्गन है, एक जगह है, ठीक है, बॉडी में, इसमें एक आपका बन गया कैंसर सेल, क्या बन गया, कैंसर सेल। अब ये बन गया कैंसर सेल तो क्या होगा, इसके पास हे फ्लैग लिमिट तो है नहीं, ये लगातार डिवाइड करेगा, और पता है क्या होगा, यहां से टूट के, मतलब यहां से क्या टूट के, और कहीं पूरा बॉडी में बिखर जाएगा, क्या होगा, पूरे बॉडी में बिखर जाएगा। इसी को हम कहते हैं मेटास्टेटिक। अब बताइए क्या ये सबसे फियरसम प्रॉपर्टी है कि नहीं कैंसर का, क्योंकि यही तो कैंसर करवा रहा है। अगर देखिए किसी एक ऑर्गन में रहता, बस वहां ही रह जाता, तो हम लोग हो सके ऑर्गन को साइड रिमूव करवाते बॉडी से। अगर हो सकता था तो हम लोग उस ऑर्गन को, मतलब उस ऑर्गन के साथ कोई जुगाड़ तो लगा ही देते। लेकिन ये होता क्या है कि कैंसर सेल कहीं एक जगह प्रोड्यूस हुआ, और मतलब कहीं एक जगह कैंसर सेल प्रोड्यूस हुआ, और मतलब उसको मतलब एक प्रोड्यूस हो गया, 2-4 दिन रहा, वो इतना अधिक डिवाइड कर गया, और डिवाइड करके पूरा बॉडी में छितर गया, पूरा हर जगह, मतलब यहां से टूट के हर जगह बिखर गया बॉडी में। इसी को हम कहते हैं मेटास्टेटिक, ठीक है। ओवरटेक हेल्दी सेल एंड डिस्ट्रॉय द ऑर्गन इन्वॉल्व, ठीक है। अब इससे के बाद क्या होगा, जब एक बार अगर मेटास्टेटिक हो जाएगा तो जो आपका हेल्दी सेल है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है।
अब देखिए हाउ कैंसर स्प्रेड, कैंसर स्प्रेड कैसे होता है, कैसे कैंसर फैलता है बॉडी में, ठीक है। मेटास्टेटिक कैंसरियस सेल ब्रेक अवे फ्रॉम द प्राइमरी ट्यूमर एंड स्प्रेड टू द अदर ऑर्गन। देखिए साफ साफ लिख दिया, क्या लिखा कि कैंसरस सेल यानी कि जो कैंसर वाला सेल होता है ना वो टूट जाता है, ब्रेक टूट जाता है, अवे वहां से टूट गया, फ्रॉम द प्राइमरी ट्यूमर यानी कि जहां पे प्राइमरी ट्यूमर था, यानी कि जहां पे प्राइमरी यानी कि एक जगह कहीं पे जहां पे कैंसर से डेवलप हुआ था प्राइमरी ट्यूमर, उस प्राइमरी ट्यूमर से क्या हुआ, वो सेल टूट गया वहां से और क्या हुआ, पूरा बॉडी में बिखर गया, ठीक है। लिखा हुआ है स्प्रेड टू अदर ऑर्गन, पूरा अलग अलग ऑर्गन पे बिखर गया, ठीक है। और कैसे बिखरता है, तो दो तरीके से, लिम्फेटिक सिस्टम से बिखरेगा। अब मत पूछिएगा मेरे बच्चे की लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, बताया लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, बताते ना, प्लाज्मा में स्लिप कर जाता है लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। और ब्लड स्ट्रीम यानी कि ब्लड और लिम्फ से ये फैल सकता है, मतलब सिंपल समझिए समझाने के लिए, ठीक है। सपोज कीजिए कि अगर मेरे लीवर में, नहीं हमको क्यों हुआ कैंसर, बता रहे समझने के लिए। देखिए किसी के लीवर में एक कैंसर सेल बना, ठीक है, अब बना लगातार डिवाइड किया, अब वहां से टूट गया, अब टूट गया मतलब लीवर सेल में बना था वहां से टूट गया, विखंडन हो गया वहां से। अब क्या हुआ कि उसके पास लिम्फ था, उसके पास ब्लड स्ट्रीम, अब भाई लीवर के पास हर कुछ है ना, ब्लड का सिस्टम भी है, लिम्फ का सिस्टम भी है, उससे क्या हुआ, वो पूरे बॉडी में स्प्रेड हो गया, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ कैंसर, किस तरह का कैंसर होता है, ठीक है। तो सबसे कॉमन देखिए कार्सिनोमा, देख कार्सिनोमा इज साइंटिफिक नेम ऑफ कैंसर, कार्सिनोमा, ठीक है। 85% ऑफ कैंसर जो है वो ऑर्गन्स में, स्किन में, नर्व में और मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। मतलब 85% कैंसर जो है, 85% कार्सिनोमा जो है वो ऑर्गन में होता है, स्किन में होता है, नर्व में होता है और मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। कभी कभी एक वर्ड सुने होंगे, उस वर्ड को हम लोग कहते हैं सार्कोमेस, ये स्पेलिंग थोड़ा सही कर लीजिएगा, ठीक है, सार्कोमेस, ठीक है। 2% ऑफ कैंसर, ठीक है, बोन में, ब्लड में, कनेक्टिव टिश्यू में, समझिए। वैसा कैंसर जो ऑर्गन में होता है, स्किन में होता है, नर्व में होता है, मेम्ब्रेन में होता है, उसको हम लोग कहते हैं कार्सिनोमा। और 85% वैसा ही कैंसर देखा जाता है। एक है आपका सर्कोमेस, वो आपको ब्लड, बोन में होगा, बोन में, हड्डी में होगा, ब्लड में होगा, कनेक्टिव टिश्यू में होगा, ठीक है। वैसा आपको 2% कैंसर देखने को मिलता है। एक होता है आपका लिम्फोमस, वो क्या होता है, लिम्फेटिक सेल में होता है, लेकिन जो लिम्फ का सेल होता है ना, याद है लिम्फ नोड पढ़ाया हुआ, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ नोड है ना, उसमें होता है, उसको हम लोग लिम्फोमस कहते हैं। इसको हम लोग हॉटकिंस डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। फिर एक होता है ल्यूकेमिया, ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू, यानी कि ब्लड या फिर जहां ब्लड बनता है, यानी कि बोन मेरो, ठीक है, वहां पे ये आपको इस तरह का, मतलब जैसे कि जो आपका ल्यूकेमिया कैंसर जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। और मेलानोमस स्किन कैंसर, अब देखिए ये स्किन कैंसर, ठीक है ना, स्किन कैंसर का सबसे पता है मेन कारण क्या है, सनसाइन का अल्ट्रावायलेट रे। पता है इस अल्ट्रावायलेट रे से हमको एक कहानी याद आ गया, 2 मिनट। पता है जब आपको पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, जो कि आपके शायद भारत के, शायद नहीं सही बात है, भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। अब थोड़ा कंफ्यूजन होता है समय, जीके जीएस हिस्ट्री आप लोगों को पता है, ठीक है ना। तो एक बार क्या था, वो मतलब एक कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो मतलब हम लोग के इंडिया के जो ब्रिटिश गवर्नर थे, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नर थे उनका नाम था माउंट बीटर, ठीक है ना। माउंट बीटर उनसे बोले कि आपका इंडिया का आदमी ना स्टेबल नहीं है। जैसे कि हम लोग को देखिए, हम लोग पूरे एकदम गोरे गोरे हैं, निग्रोस को देखिए पूरे एकदम ब्लैक है, पूरे काले काले हैं, और आप लोग में तो कोई कलर है ही नहीं, कोई हल्का ब्लैक दिखता है, कोई हल्का व्हाइट दिखता है, कोई थोड़ा ज़्यादा व्हाइट दिखता है ना, कोई ज़्यादा ब्लैक दिखता है। तो नेहरू जी बड़ा अच्छा आंसर दिए, वो कहें कि देखिए हुआ क्या कि भगवान जी, यानी कि भगवान जब ये दुनिया का मतलब कर रहे थे, दुनिया को बना रहे थे, यानी कि जो भी मतलब इवोल्यूशन हो रहा था, उसमें क्या हुआ, सबसे पहले एक रोटी बना, वो रोटी बिल्कुल जल गया, वो रोटी क्या हुआ, बिल्कुल जल गया मतलब ब्लैक हो गया। अब बिल्कुल जल गया मतलब जो ब्लैक हुआ, उसी ब्लैक से क्या किया भगवान जी, निग्रोस को बना दिए। वेस्ट इंडीज के आदमी निग्रोस एकदम ब्लैक होते हैं, ठीक है ना, उसको बना दी। उसके बाद क्या हुआ, अगली बार जब रोटी बनाए तो भगवान जी डरे हुए थे कि भाई एक तो पूरा जल गया था, इसको थोड़ा कम जलाना है, तो अच्छे से बनाना है। तो डरे के चक्कर में क्या किया, वो मतलब रोटी सीधा ही नहीं, मतलब बिना सीधा हुआ रोटी रह गया, पूरा व्हाइट तो रहा वो, लेकिन बिना सीधा हुआ रह गया। क्यों, क्योंकि डर के बनाए थे। जवाहरलाल नेहरू जी बोले कि आप लोग वो हैं बिना सीधा हुआ रोटी, और उसके बाद भगवान जो रोटी बनाए ना वो सबसे अच्छा, ना वो जला ना वो कच्चा रहा, अब उसी को हम लोग खा सकते हैं, मतलब वी आर द मोर स्टेबल,
ठीक है ना, मतलब भगवान का सबसे अच्छा जो रचना है वो हम लोग हैं इंडियंस, ठीक है। खैर जो भी हो, देखिए तो यहाँ पे बात ये आया कि देखिए अगर आप चलिए हमको इस बात आपको बता क्या बोले कि हम कि जो मेलानोमस, हमको पता है कि हमारे स्किन पे क्या होता है, मेलानिन पिगमेंट होता है ना। अब देखिए अगर हम बात करें ब्रिटिश की, यानी कि जो आप देखिए कभी अंग्रेज को देखिएगा, ठीक है ना, जब वो दूर से आएंगे ना तो बड़ा ही आपको गोरे है ना, बहुत एकदम व्हाइट लगेंगे, लंबे लंबे, मतलब बड़ा ही स्मार्ट पर्सन के लगते हैं। जब वो नजदीक आएंगे ना तो देखिएगा उनके बॉडी पे बहुत सारा मोल्स होता है, मतलब बहुत सारा तिल, बहुत सारा मोल्स होता है, ठीक है ना, बहुत सारा तिल होता है। अगर वो इंडिया आते हैं तो लगातार देखिए वो हाथ में, मतलब उनका बॉडी का जो ऐसा पार्ट जो कि सन रे को फेस कर रहा है ना, उस पार्ट में लगातार वो जो सनस्क्रीन क्रीम होता है उसको लगाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में मेलानिन पिगमेंट बहुत कम है, और जिस बॉडी में मेलानिन पिगमेंट बहुत कम होगा उसको स्किन कैंसर होने का प्रोबेबिलिटी उतना ही अधिक होता है। अगर हम बात करें निग्रुस का, भर भर के मेलानिन पिगमेंट है, एकदम ब्लैक, एकदम भर भर के, मतलब भगवान सबसे अधिक मेलानिन पिगमेंट उसी सब में खर्च कर दिए, भर भर के मेलानिन पिगमेंट है, उनको स्किन कैंसर का कोई डर ही नहीं है। वो इंडियंस पर्याप्त मात्रा में मेलानिन पिगमेंट है, जितना होना चाहिए उतना ही है, अधिक नहीं है, ना ही कम है, ना ही हम निग्रुस है, ना ही हम व्हाइट हैं, वी आर ऑल इक्वल, ठीक है। तो यही हम बोले कि मेलानिन पिगमेंट अगर बॉडी में कम होगा तो उसे स्किन कैंसर होने का अधिक चांस रहेगा, अगर अधिक होगा तो स्किन कैंसर नहीं होगा, और अगर हम लोग की तरह होगा, मतलब इंडियंस की तरह पर्याप्त मात्रा में, तो अगर ज्यादा फेस कीजिएगा तो हो भी सकता है, नहीं फेस कीजिएगा तो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या बोले कि सनशाइन यानी अल्ट्रावायलेट रे इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फैक्टर इन ऑल स्किन कैंसर, यानी कि जितने भी स्किन कैंसर, देखिए स्किन कैंसर को हम लोग क्या कहते हैं, मेलानोमस कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्सिनोमस ऑर्गन स्किन नर्व मेम्ब्रेन, कार्सिनोमस, सर्कोमेस, ठीक है, बोन ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसके बाद लिम्फोमोड्स लिम्फेटिक सेल में, उसको हम हॉटकिन डिजीज भी कहते हैं, ठीक है ना, हॉटकिन डिजीज, ठीक है। ल्यूकेमिया ब्लड और ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू, मेलानोमस स्किन कैंसर। तो स्किन कैंसर का सबसे बड़ा कारण क्या है, आपका सन रे, अल्ट्रावायलेट सनशाइन का अल्ट्रावायलेट रे इज द, देखिए साफ तो लिखा, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेटिव फैक्टर इन ऑल स्किन कैंसर, कि जितने भी स्किन कैंसर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अल्ट्रावायलेट रे होता है। और वो अल्ट्रावायलेट रे का जो सबसे, जिनके पास मेलानिन पिगमेंट कम है वो सबसे अधिक उनको होता है, जिनके पास भर भर के है निग्रुस, उनके पास भर भर के है, उनमें नहीं होगा। हम लोग के पास पर्याप्त मात्रा में तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब देखिए टबैको इज एन कार्सिनोजेन। अब देखिए कार्सिनोजेन कहने का मतलब क्या है, व्हाट इज कार्सिनोजेन? कार्सिनोजेन मतलब एजेंट, वैसे एजेंट दैट कैन इंड्यूस कैंसर, मतलब वैसे एजेंट जो कि हमारे बॉडी में कैंसर को इंड्यूस कर सकते हैं, कैंसर को ला सकते हैं, ठीक है ना। तो टोबैको, स्मोकिंग, याद है ना, जैसे कि जो भी लोग ना देखते हैं ना जो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है ना, जो स्मोकिंग करते हैं और उनको ये लगता है, जो स्मोकिंग करते हैं उनको ये लगता है कि भाई स्मोकिंग करके हम एकदम मतलब माउथ से अपना मतलब गोल गोल बना के जो गोल गोल बना के एयर को निकाल रहे हैं, धुआं को निकाल रहे हैं, तो एक्चुअली दे आर थिंकिंग दैट दे आर कूल, बट एक्चुअली दे आर नॉट कूल, दे आर फूल। हाँ, जो स्मोकिंग करता है वो कूल नहीं बल्कि वो फूल है। आया बात समझ में? स्पेलिंग को सुधारना जरूरी है उन लोग के लिए जो करता है, ठीक है। तो टबैको हम लोग के बॉडी में कैंसर को इंड्यूस करने का सबसे बड़ा एजेंट है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए लिख दिया है कि टबैको इज एन कार्सिनोजेन, कार्सिनोजेन मतलब क्या, वैसे एजेंट जो कि टबैको को इंड्यूस करवाता है बॉडी में, वो क्या है, टबैको है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या लिखा आगे, द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन डिराइव कार्सिनोजेन। अब देखिए कुछ वैसे जीन जो कि आपके बॉडी में है जो कि कैंसर को डिराइव करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका ऑन्कोजिन्स, देखिए ऑन्कोजिन्स क्या है, यही है घर का भेदी, जीन है, हम लोग का बॉडी का जीन है, यही घर का भेदी है। देखिए होता क्या है कि हमारे बॉडी में कुछ वैसे सेल है जो कि आप देखिए समझ, हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिएगा, फिर आप मेरा कन्वर्जन को निकाल लीजिएगा। देखिए आपके घर में सपोज कीजिए चोर आया, कौन आया, चोर, ठीक है। आपके घर में जब चोर आया तो वो क्या करेगा, या दरवाजा का ताला को तोड़ेगा, खिड़की को तोड़ेगा, तब वो एंटर करेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि वो खिड़की दरवाजा को छोड़ के और वाल को फोड़ना शुरू कर दे, जो वाल लगा होता है, वाल जो दीवार होता है उसको तोड़ना शुरू कर दे, वैसा होगा क्या, नहीं होगा। तो ये भी वही है, ये हुआ क्या यहाँ पे कि आपके बॉडी में कुछ प्रोटो ऑन्कोजिन्स है, सुनिए क्या बोल रहे हैं, आपके बॉडी में कुछ प्रोटो ऑन्कोजिन्स है जो कि कमजोर टाइप के जिन्स है,
सुनिए क्या बोल रहे हैं, पढ़ेंगे क्या, पहले कहानी सुनिए। आपके बॉडी में कुछ प्रोटो ऑन्कोजिन्स है जो कि कमजोर टाइप के जिन्स है, और उनमें म्यूटेशन होना मतलब उप परिवर्ती होना, मतलब म्यूटेशन मतलब क्या, खराब होना, वो उन जिन को खराब होना बहुत कॉमन है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे ही क्या होता है कि आपके बॉडी में बहुत सारा जिन है, लेकिन जो प्रोटो ऑन्कोजिन है हल्का सा कुछ गड़बड़ी हुआ, उनमें म्यूटेशन हो गया, वो खराब हो गया, और प्रोटो ऑन्कोजिन बन गया। अब ऑन्कोजिन क्या है, तो एक कैंसर जीन है। ठीक है, ऑन्कोजिन, दिस आर कैंसर जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर्टीज टू कॉज कैंसर। यानी ऑन्कोजिन वैसा जीन है जो कि आपके बॉडी में कैंसर का प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी कि जैसे कैंसर का प्रॉपर्टी है ना, किस प्रॉपर्टी से कैंसर होता है, तो ऑन्कोजिन वैसा जीन है जो कि आपके बॉडी में कैंसर को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और एक आपका है प्रिसिलर जीन और ट्यूमर सप्रेशन जीन, मतलब यहाँ पे बात आ गया P53 का। बताया P53 आपका बॉडी का वॉचमैन है, घूम के चेक कर रहा है कहाँ से खराब हो गया है। अब अगर P53 खराब हो गया, यानी कि जो ट्यूमर को सप्रेस करने वाला था, जो ट्यूमर को सप्रेस करने वाला जीन था वो खराब हो गया, मतलब कैंसर का चांस अधिक हो गया। ठीक है, वही लिखा हुआ है कंटेन इनहिबिट फंक्शन हुज लॉस रिजल्ट इन अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। यानी कि अगर P53 का जो फंक्शन है वो इनहिबिट हो गया, मतलब उसका जो P53 का फंक्शन है, जो P53 का काम है, वो अपना काम को कम कर दिया, उसका काम अगर कम, उसका काम जो है वो अपना काम को नहीं कर पा रहा है, तो मतलब क्या होगा, अनकंट्रोल सेल ग्रोथ शुरू कर देगा। और अनकंट्रोल सेल ग्रोथ मतलब, और देखिए हम लोग की बॉडी, आपको बोले थे ना, आपको हर रोज कई सारे कैंसर सेल बनते रहते हैं, लेकिन उसको यही P53 खोज के सेल को मरने के लिए बोलता है कि तुम मर जाओ। ठीक है, अब देखिए ऑन्कोजिन क्या होता है। हाँ, ये हेल्थ एंड डी से चैप्टर से ही पढ़ा रहा है। ठीक है, ऑन्कोजिन, अब आपको तो पता है, जहां टॉपिक मिलता है उसको इलॉन्गेट कर देता है। ठीक है, तो देखिए ऑन्कोजिन क्या है। एन ऑन्कोजिन इज एन any gene that encodes a protein able to transfer cell in culture or induce cancer in animal। यानी कि ऑन्कोजिन एक वैसा प्रोटीन, मतलब एक वैसा प्रोटीन है, एक वैसा जीन है, ठीक है, जो कि एनिमल्स के अंदर कैंसर को प्रोड्यूस करता है, एनिमल्स के अंदर कैंसर को इंड्यूस करता है। ठीक है, मोस्ट ऑन्कोजिन आर डिराइव फ्रॉम द नॉर्मल सेलुलर जीन प्रोटो ऑन्कोजिन। यानी कि आपके बॉडी में जो भी ऑन्कोजिन है, किसी के बॉडी में जो भी ऑन्कोजिन है, ठीक है, ऑन्कोजिन मतलब क्या, वैसे जीन जो कि कैंसर को प्रोड्यूस करता है बॉडी में। क्या बोल रहे हैं, वैसे जीन जो कि कैंसर को प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में। ठीक है, तो क्या लिखा कि मोस्ट ऑन्कोजिन डिराइव फ्रॉम, अब जो ऑन्कोजिन है वो कहां से डिराइव होते हैं, कहां से बन के आते हैं, तो हमारा हम लोग के पास जो नॉर्मल सेलुलर जीन है ना, उससे बनते हैं। प्रोटो ऑन्कोजिन्स को कहते हैं, उससे क्या होते हैं, हुज प्रोडक्ट पार्टिसिपेट इन सेलुलर ग्रोथ कंट्रोलिंग पाथवे। ठीक है, अब देखिए एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजिन जनरली इन्वॉल्व्स म्यूटेशन, जनरली पॉइंट ऑफ द म्यूटेशन ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए प्रोटोजीन जो प्रोटो ऑन्कोजिन है उसमें हल्का सा भी कुछ म्यूटेशन आ गया, हम क्या बोलें, घर का भेदी लंका डाई, यही है, हम लोग का बॉडी का जीन ही है, लेकिन हम ही को खराब कर रहा है, कमजोर है ये, हल्का सा म्यूटेशन आ गया कि कैंसर को प्रोड्यूस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड आया है, म्यूटेशन और क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, इसकी बात हम लोग करेंगे जेनेटिक्स में। ठीक है, अब देखिए इन 1977 बिशॉप एंड वर्मस सोर्स नॉर्मल सेल कंटेन ए जीन SRC। ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजिन, म्यूटेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजिन कन्वर्ट इनटू एन ऑन्कोजिन। ठीक है, यानी कि 1997 में जो बिशप और वर्मस बताए थे कि हम लोग के बॉडी में एक नॉर्मल जीन है, उसको हम लोग कहते हैं, उस जीन का नाम है SRC। ठीक है, उसको हम लोग प्रोटो ऑन्कोजिन कहते हैं। उसी में म्यूटेशन के कारण, यानी कि वही प्रोटो ऑन्कोजिन अगर खराब होता है तो ऑन्कोजिन बन जाता है, वही ऑन्कोजिन क्या होता है, कैंसर का कारण बनता है। ठीक है, अब प्रोटो ऑन्कोजिन इज एन पोटेंशियल ऑन्कोजिन प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल आफ्टर म्यूटेशन द प्रोटो ऑन्कोजिन मे बी अल्टर्ड इनटू ऑन्कोजिन। देखिए क्या लिखिए, प्रोटो ऑन्कोजिन पोटेंशियल ऑन्कोजिन, प्रोटो ऑन्कोजिन क्या एक पोटेंशियल ऑन्कोजिन है। ठीक है, नॉर्मल सेल। ठीक है, आफ्टर म्यूटेशन, लेकिन क्या बोले, प्रोटो ऑन्कोजिन पोटेंशियल ऑन्कोजिन प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल आफ्टर। सिंपल सी बात है कि प्रोटो ऑन्कोजिन एक नॉर्मल जीन है जो कि आपके बॉडी में प्रेजेंट है, उसमें अगर म्यूटेशन आ गया तो वही क्या होगा, कैंसर का कारण बन जाता है। ठीक है, द क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन बिटवीन, अब देखिए ये तो हो गया। अब क्या है कि एक तरह का और कैंसर होता है, उसको हम लोग कहते हैं फिलिफिडिया क्रोमोसोम। ठीक है, देखिए होता क्या है कि दो क्रोमोसोम क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 12 दोनों बड़ा हंसी खुशी रह रहे थे, कोई दिक्कत इनको नहीं था। ठीक है ना, लेकिन किसी कारण, सुनिए क्या बोल रहे हैं कि क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 22 ये बड़ा हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन किसी कारण बस क्या हुआ कि 9 का एक हिस्सा टूट के 22 में चला गया और 22 का एक हिस्सा टूट के 9 में आ गया, म्यूटेशन किसी कारण बस हो गया ऐसा। अब देखिए तो सर क्या दिक्कत हुआ, दिक्कत अब वो ये हुआ कि 9 और 22 दोनों होमोलोगस
जीन नहीं है, होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, दे आर डिफरेंट क्रोमोसोम। तो 9 का एक हिस्सा टूट के 22 में चला गया, 22 का एक हिस्सा टूट के 9 में आ गया, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, इस तरह का कैंसर हो जाता है, ठीक है। और उसको हम लोग कहते हैं फ्लीफेसिडिया क्रोमोसोम, ठीक है। ये कैंसर है, कैंसर क्रोमोसोम है ये, ठीक है। देखिए क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 9 विद क्रोमोसोम नंबर 22 कॉज क्रोनिक मिलोइड ल्यूकेमिया, ठीक है, और इस इन कैंसर, ठीक है ना। यानी कि जो आपका क्रोनिक मिलोइड ल्यूकेमिया जो है वो क्या एक तरह का कैंसर है। ये कैसे हुआ, तो क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 22 दोनों का ट्रांसलोकेशन हो गया, मतलब 22 का थोड़ा टूट के 9 में आ गया, 9 का थोड़ा टूट के 22 में चला गया, इससे क्या तरह कैंसर हो गया। मतलब इससे भी ऐसे भी कैंसर हो सकता है, ठीक है। अब ट्यूमर कैंसर सप्रेस जीन, अब इसको सप्रेस करने वाला कौन है, ये सब देखिए प्रोटो ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन क्या है, देयर वो क्या करता है, वो एप्रिशिएट करता है कि हो जाओ कैंसर। प्रोटो ऑन्कोजीन थोड़ा सा म्यूटेशन हुआ, ऑन्कोजीन बन गया, ऑन्कोजीन बना बस कैंसर सेल बन गया, ठीक है। लेकिन ट्यूमर को सप्रेस कौन करता है, तो आरबी और P53, ये दोनों ऐसा जीन है जो कि ट्यूमर को सप्रेस करता है। यानी कि आपके बॉडी में कहीं भी अगर ट्यूमर हो रहा है, कहीं भी ट्यूमर मतलब क्या, कैंसर सेल, कहीं भी अगर कैंसर फॉर्म हो रहा है तो P53 और आरबी क्या करता है, उसको सप्रेस कर देता है, ठीक है। अब देखिए ग्लोबल कॉज ऑफ कैंसर, 30% कैंसर जो होता है वो स्मोकिंग और अल्कोहल के कारण होता है, ठीक है। 18 to 20% जो कैंसर है वो होता है क्रोनिक इन्फेक्शन के कारण, यानी मतलब मान लीजिए किसी को अगर लगातार हेपेटाइटिस का बीमारी हो रहा है, ठीक है ना, किसी को लगातार जॉन्डिस वगैरह हो रहा है, तो उससे क्या हो सकता है, उसके बॉडी में भी लिवर कैंसर हो जाए, ठीक है। 30 to 35% कैंसर जो होता है वो अनबैलेंस डाइट के कारण होता है। यानी कि अगर आपके खाना जो है, आपका जो खाना है, जो आपका खान पान है, वो अगर जो आपका डाइट है वो अगर अनबैलेंस होता है, उससे भी क्या होता है 30 से 35% कैंसर होता है, ठीक है। 18 से 20% हार्मोन के कारण होता है, 2% ऑक्यूपेशन मतलब क्या, कि कोई अगर मेडिसिन फैक्ट्री में काम करता है, कोई अगर जैसे कि मेडिसिन फैक्ट्री हो गया, ड्रग्स का मेडिसिन फैक्ट्री हो गया, फिर आपका मतलब आयरन स्टील वगैरह का फैक्ट्री में काम करता है, उससे भी क्या 2% कैंसर होता है, ठीक है। और 1% कैंसर होता है ड्यू टू पॉल्यूशन, ठीक है। मतलब कोई बीमारी अगर लंबे समय से है तो उसको भी रिकवर करवाना बहुत जरूरी होता है। दो भी कहते देखें ना, 18-20% क्रॉनिक इन्फेक्शन, क्रॉनिक मतलब क्या, लंबे समय से कोई इन्फेक्शन चलता आ रहा है, उससे भी कैंसर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कुछ वायरस वैसे हैं जो कि कैंसर को इंड्यूस करते हैं हमारे बॉडी में, मतलब वो वायरस है, कोरोना वाला नहीं, वायरस उस कैंसर को इंड्यूस करते हैं, ठीक है ना। ये भी तो खतरनाक, कैंसर भी जान लेता है और कोरोना ये भी जान लेता है, ठीक है। तो वायरस आर वेरी जानलेवा, ठीक है। देखिए तो क्या बोले हम कि कुछ वायरस वैसे हैं जो कि हमारे बॉडी में कैंसर को इंड्यूस करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऑन्कोजेनिक वायरसेस। क्या कहते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरसेस, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, हर्पेस रिलेटेड वायरस, एक वायरस का नाम है, उसको हम लोग कहते हैं हर्पेस रिलेटेड वायरस, ठीक है। वो ल्यूकेमिया कैंसर, ठीक है। हॉटकिंस डिजीज वो कैंसर है उसको, ठीक है ना। सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल मतलब क्या, जो यूटेरस का सर्विक्स वाला हिस्सा होता है वहां पर कैंसर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड ब्रेस्ट टिश्यू लिम्फोमा, ये भी एक कैंसर का नाम है। देखिए हम क्या बोले, कुछ वैसे वायरस है, क्या बोले हम, कुछ वैसे वायरस है, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी में कैंसर को इंड्यूस कर देते हैं। मतलब हम इंड्यूस मतलब क्या, कैंसर को लेके आ जाते हैं, मतलब हम लोग के बॉडी में कैंसर को प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। और एक पहला वायरस का नाम है आपका हर्प्स रिलेटेड वायरस, वो ल्यूकेमिया, ये भी एक कैंसर है। हॉटकिन डिजीज, ये भी एक कैंसर है। कर्विकल कैंसर, कर्विकल मतलब यूटेरस के लाइनिंग पे होता है, जो यूटेरियस जो होता है, यूटेरियस के कर्विस वाला हिस्सा पे होता है कैंसर, ठीक है। एंड बर्किट्स लिम्फोमा, ये भी क्या है आपका एक कैंसर है, ठीक है। फिर स्टिपिन्स ब्रेस्ट वायरस, ये भी एक तरह का कैंसर का नाम है, ठीक है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस लिंक्ड टू कर्विकल कैंसर, देखिए जो ये वायरस है ना, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, क्या नाम बोले वायरस का, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये वायरस सिर्फ और सिर्फ कर्विकल कैंसर का कारण ही होता है। मतलब ये वायरस अगर बॉडी, देखिए जो हर्पेस रिलेटेड वायरस है, सुने क्या बोल रहे हैं, जो हर्पेस रिलेटेड वायरस है वो भी कर्विकल कैंसर करता है, वो भी यूट्रस में कैंसर प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो और भी सारा कैंसर जैसे कि आपका हॉटकिन डिजीज, ठीक है ना, इसके बाद बर्टनिस लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, इस तरह कैंसर को भी जनरेट करता है वो। लेकिन जो आपका ह्यूमन पॉपुलेशन वायरस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कर्विकल कैंसर ही करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके लिए, जैसे कि ये जो है ना, जैसे ये जो वायरस है, वो जो वायरस है, देखिए क्या बोले हम कि ह्यूमन, ठीक है ना, ह्यूमन पेपिलोमा
वायरस, ठीक है ना। ये वायरस जो है वो क्या होता है, तो यूटेरियस का कैंसर, यानी कि जो आप देखिए यूटेरियस मतलब सर्विकल कैंसर होता है, यूटेरियस कैंसर, ठीक है ना। तो यूटेरियस का जो कैंसर होता है उसका कारण बनता है। तो मार्केट में एक मेडिसिन, एक वैक्सीन अवेलेबल है, उस वैक्सीन को हम लोग कहते हैं उस वैक्सीन को हम लोग कहते हैं गर्डेसिक। उधर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ दिख ले, देखिए उसको हम लोग कहते हैं गर्डेसिक, ठीक है ना। ये वैक्सीन लगाने से क्या होता है कि 90% ह्यूमन पॉपुलर वायरस से जो कैंसर होता है ड्रेस में, उसका चांस खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, याद है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, बहुत पढ़ाया हुआ है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जब हम पढ़ाए थे डाइजेशन ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो ये हमारे बॉडी में बहुत दिन तक गैस्ट्रिक के कारण अल्सर प्रोड्यूस होता है, उस अल्सर से क्या होता है, स्टमक कैंसर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कैंसर 7 वार्निंग सिग्नल, मतलब कैंसर का 7 वार्निंग सिग्नल होता है, मतलब जैसे कि ये सब अगर ऐसा बॉडी में होता है मतलब जांच करवाना जरूरी है, मे भी कहीं कैंसर हो गया हो, ठीक है। सबसे पहला चेंजेस इन बबल और ब्लडर हैबिट, यानी कि बहुत मतलब लगातार यूरिन, मतलब लगातार मिक्रोसन रिफ्लेक्स आ रहा है, यूरिनेशन मतलब यूरिनेशन जाने को ऐसा लग रहा है, ठीक है। बबल यानी कि फ्रेश होने का, मतलब लगातार फ्रेश होने का नौबत आ गया है, तो मे बी चांस ऑफ कैंसर। ए सोर दैट डज नॉट हील, यानी कि एक ऐसा घाव जो कि ठीक ही नहीं हो रहा है, मे बी कैंसर हो गया हो, ठीक। यूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, यूजुअल ब्लीडिंग यानी कि मतलब माउथ से खून निकलना, नाक से खून निकलना, एनस से खून निकलना। अब देखिए यहाँ पे जो मेंस यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पीरियड्स है उसका बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यूजुअल ब्लीडिंग होता है, ठीक है। डिस्चार्ज वो भी क्या होता है, कैंसर का कारण बनता है, ठीक है। थिकलिंग और लंप इन ब्रेस्ट और एजवेल, ठीक है, यानी कहीं भी आपका क्या कहते हैं ये कहीं भी अगर जैसे कि होता है ना, क्या कहते हैं उसको, कहीं भी गिल्टी वगैरह, तो गिल्टी वो भी कैंसर का कारण बनता है, ठीक है। अगर बहुत दिन से होता है दर्द नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसके कारण भी बन जाता है। इंडाइजेशन और डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, ठीक है ना, अगर निगलने में वगैरह दिक्कत हो रहा है उससे भी क्या होता है, आपका कैंसर हो सकता है। ऑलवेज चेंजिंग इन वर्ट और मोल, यानी कि क्या है कि आपके बॉडी पे कोई तिल है, कोई मोल है, ठीक है, और वो मोल में लगातार वो मोल में अचानक परिवर्तन आना शुरू हो गया, तो भी कैंसर का कारण बनता है, ठीक है। और नेपिंग कफ और हॉर्सनेस, यानी कि बहुत सारा कफ हो रहा है, सांस लेने में सब में दिक्कत हो रहा है, तो इससे क्या होता है कि मतलब मे भी देखिए, मे भी ऐसा नहीं कैसा होने के बाद कैंसर होगा ही, ठीक है ना। अब मतलब अगल बगल किसी का ऐसा हो रहा होगा कि कोई घाव ठीक नहीं हो रहा होगा, तो कारण डायबिटीज भी हो सकता है, ऐसा नहीं कैंसर ही होगा, मे भी ऐसा हो सकता है, वार्निंग है ये, ठीक है। इसको हम लोग एक साथ कहते हैं कोटेशन, CAUTION, क्या कहते हैं, CAUTION, ठीक है ना, आया समझ में। तो ये खत्म हुआ लेक्चर 5। कल अपन आगे बढ़ेंगे लेक्चर 6 से। तो कल हम लोग बात करेंगे, देखिए अब तो सेल डिवीजन तो खत्म हुआ, मिटोसिस करवा लिए, लेकिन कैरियोकाइनेसिस 2 तरीके से हुआ था, मिटोसिस और मियोसिस। तो हम लोग मिटोसिस को देखे थे, मिटोसिस को देखें, फुरो को देखें और प्लेट को देखें। इससे क्या हुआ, हम लोग एक सेल को डिवाइड कर लिए। तो ये वैसा सेल था जो कि जिसपे मिटोसिस लागू हुआ, वैसे भी बॉडी में सेल है जिसपे मियोसिस लागू होता है। तो हम लोग कल बाबू शुरू करेंगे मियोसिस से, ठीक है। तो कल का चलेगा आपका मियोसिस का, फिर आपका चैप्टर खत्म होगा, फिर इसके आगे हम लोग क्या पढ़ना है आप लोग डिसाइड कीजिएगा। अब देखिए हम लोग आज क्या देखें, हम लोग आज देखें कि सेल फुरो क्या होता है, सेल प्लेट क्या होता है, कैसे साइटोप्लाज्म डिवाइड, साइटोकाइनेसिस कैसे साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। फिर हम लोग क्या देखें कि हम लोग जब आगे थोड़ा बढ़ते चले गए तो हम लोग देखें कि मतलब हम लोग देखें कि हर एक सेल के पास क्या है, तो हेयर फ्लैग लिमिट है। लेकिन कुछ वैसे सेल है जो हेयर फ्लैग लिमिट को खो देता है, कैंसर सेल बनता है। तो हम लोग का नाम हम लोग के सामने है कैंसर। तो हम लोग देख लिए कि कैंसर किस तरह का होता है, ठीक है ना। कार्सिनोमा क्या होता है, स्क्लेरोमस क्या होता है, लिम्फोमस क्या होता है, ठीक है, ल्यूकेमिया क्या होता है और मेलानोमस क्या होता है। देखिए मेलानोमस मतलब स्किन कैंसर, जो मेलानिन पिगमेंट उसके कारण ये होता है, ठीक है। इसके बाद प्रोटो ऑन्कोजिन्स क्या होता है, प्रोटो ऑन्कोजिन्स में कोई मेडिसिन आ गया, ऑन्कोजिन बन गया, ऑन्कोजिन इज इन कैंसर सेल, वो कैंसर को प्रोड्यूस करता है बॉडी में, है ना। तो उसके बाद P53 खराब हो गया, उससे बॉडी में कैंसर हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोग ग्लोबल कॉज देखें, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ठीक है ना, जैसे कि जो स्मोकिंग करते हैं या फिर जो टोबैको खाते हैं, एक्चुअली दे आर थिंकिंग दैट दे आर कूल बट एक्चुअली दे आर फूल, ठीक है। उसके बाद अनबैलेंस डाइट के कारण भी कैंसर हो सकता है, क्रोनिक इन्फेक्शन के कारण भी कैंसर हो सकता है, हार्मोन्स का गड़बड़ी के कारण भी कैंसर हो सकता है, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखें कि कुछ वायरस भी कैंसर को मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका हर्ब सीटर वायरस हो गया, ठीक है ना। फिर आपका स्पियन वायरस हो गया, ठीक है, ह्यूमन पॉपुलिया वायरस जो कि यूटेरियस में कैंसर का सबसे मुख्य कारण है। तो इसका इलाज अवेलेबल है, इसका एक वैक्सीन है, इसको हम लोग कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं गार्डिस, ठीक है, जो कि वैक्सीन है, जिससे क्या होता है ये ह्यूमन पॉपुलिया वायरस अगर बॉडी में एंटर किया तो मर जाता है, ठीक है। फिर एक आपका बैक्टीरिया
हेलिकोबैक्टर पायलोरी, ठीक है, जिससे क्या होता है बहुत दिन तक अगर पेट में गैस्ट्रिक है उससे कारण अल्सर बनता है, और अल्सर क्या करता है, स्टमक कैंसर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिर 7 कॉज को हम लोग देख लिए। तो बाबू हम लोग आज मतलब कैंसर को समझे, मतलब देखिए क्लास तो हम लोग का खत्म हो गया था बहुत पहले ही, ठीक है, तो लंबा क्लास चला गया, ठीक है, तो क्लास तो लंबा चला गया, ठीक है, तो क्लास हम लोग का बहुत पहले खत्म होता, लेकिन हम तो कैंसर को समझ लें, कैंसर एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो कल बाबू आगे बढ़ेंगे लेक्चर 6 से, ठीक है। तो आप लोग को कुछ होमवर्क मिला उसको बना लीजिएगा, ठीक है बाबू। तो पढ़ते रहिए, मैथ करते रहिए। आज के लिए इतना ही, आगे क्लास में, धन्यवाद।